ऑडियो नेस्ट में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां आवाजें कहानियां बनती हैं। बिलियनियर ड्रामा की चमक, योद्धाओं की गाथाओं का जुनून, फैंटेसी की जादुई दुनिया, माफिया की रहस्यमयी कहानियां, रोमांस की धड़कनें और रहस्यों से भरी मिस्ट्रीज, सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। हर कहानी आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां पैसा, ताकत, प्यार और रहस्य टकराते हैं और जन्म लेती है एक नई दास्तान। वार्निंग, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। साथ ही कुछ कहानियों में 18+ विषय वस्तु हो सकती है। कृपया विवेक पूर्वक सुने। अध्याय 111 नीलकमल भू अग्नि। मेरी आंखों के सामने पीले रेत का अंतहीन रेगिस्तान फैला हुआ था। गर्मी की लहरें उठ रही थीं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भूमि और अग्नि की अत्यंत सक्रिय तात्विक ऊर्जाएं ज्वार की तरह धड़क रही थीं। करण ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके भीतर की पर्वत जैसी भारी शक्ति ऊर्जा कुछ और सक्रिय हो गई है। उसकी आंखों में सुनहरी पीली लपटें झिलमिला रही थीं, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की उग्र ऊर्जा से उत्तेजित हो गई हों। ये थार मरुस्थल सचमुच साधना के लिए एक अच्छी जगह है। करण ने पीले रेत पर कदम रखा। उसके भारी कदमों से ऐसा लगा जैसे उसके नीचे के टीले हल्के से कांप रहे हों। बेशक, परम औषधि आत्मा की आवाज में हमेशा की तरह थोड़ा अहंकार था। जो जगह मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा, क्या वो कभी गलत हो सकती है? हाँ, गुरुजी सब कुछ जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। परम औषधि आत्मा के व्यक्तित्व से लंबे समय से परिचित होने के कारण करण जैसे स्थिर और गंभीर व्यक्ति को भी उनकी चापलूसी करनी पड़ी, उनके स्वभाव के साथ चलना पड़ा। 1 साल बीत चुका था। हरित त्रिपुष्प नेत्र प्राप्त करने के बाद करण ने परम औषधि आत्मा के मार्गदर्शन में अपनी शक्ति में लगातार सुधार किया। शक्ति महाराज रक्तवंश को एकीकृत करने के बाद करण ने दैत्यों का वध करने और अपना स्तर बढ़ाने की यात्रा शुरू की। उसने दैत्य पर्वत श्रृंखला में लगातार लड़ाई लड़ी, शिवम के जीवन भर की साधना को लगातार अवशोषित किया और शिवम के युद्ध के अनुभव और साधना की अंतर्दृष्टि को पूरी तरह से एकीकृत किया। शक्ति ऋषि शिवम के शिखर से ऊर्जा की आपूर्ति के साथ करण ने साहसपूर्वक मायावी ब्रह्मलोक को सक्रिय किया, लगातार अपने युद्ध कौशल को निखारा और ब्रह्म के भीतर औषध साधना का अभ्यास किया। इस समय करण की शक्ति पहले ही 5 तारा शक्ति अधिपति के स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसका औषध साधक पद भी 5वीं श्रेणी तक बढ़ गया था। सिर्फ 1 साल में वह शक्ति साधक स्तर से शक्ति अधिपति तक पहुंच गया था। 3 प्रमुख चरणों को पार करते हुए प्रगति की एक भयानक दर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन को लगा कि करण की शक्ति भंगार संग्रहण के कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए बहुत कमजोर थी। इसलिए उसने परम औषधि आत्मा को करण की साधना को लगातार बढ़ावा देने के लिए शिवम की जीवन भर की साधना का उपयोग करने का निर्देश दिया। शिवम की जीवन भर की साधना को परम औषधि आत्मा द्वारा लगातार तोड़ा और परिष्कृत किया गया। शुद्ध ऊर्जा एक अभिषेक की तरह लगातार करण के शरीर में एकीकृत होती रही। अगर करण के शरीर के फट जाने का डर न होता तो उसकी शक्ति और भी तेजी से बढ़ती। आर्यन के परीक्षण विषय के रूप में करण ने अपनी प्राथमिक साधना पद्धति के रूप में बौद्ध वज्र धर्म की साधना की। पृथ्वी गुण वाले पर्वत स्थानांतरण योद्धा शास्त्र का अभ्यास किया, जिससे उसका शरीर वज्र की तरह बन गया, जिसमें अपार शक्ति थी। पर्वत स्थानांतरण योद्धा शास्त्र द्वारा लाई गई पर्वत स्थानांतरण शक्ति और पर्वत समान अचल दिव्य क्षमताओं ने पहले ही छोटी सफलता प्राप्त कर ली थी। वज्र शक्ति मंत्र, वज्र ध्वनि, असुर दमन, सत्य वचन और गज सिंह वज्र दिव्य शक्ति में भी उसने प्रारंभिक महारत हासिल कर ली थी। वास्तव में करण के शरीर के भीतर की शक्ति ऊर्जा को अब शक्ति ऊर्जा नहीं कहा जा सकता था। यह वज्र धर्म शक्ति थी। यह अज्ञात था कि क्या यह इस दुनिया के स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से संबंधित था, लेकिन करण द्वारा साधित वज्र धर्म शक्ति में अभी भी इस दुनिया की शक्ति ऊर्जा की विशेषताएं थीं। इस प्रकार अपनी सभी शक्तियों को मिलाकर और यदि वज्र, असुर दमन, दंड की 3 महान दिव्य क्षमताओं को भी शामिल किया जाए तो करण की शक्ति पहले से ही भयानक थी। गुरुजी, आपने कहा था कि नीलकमल भू अग्नि यही नीचे है। करण एक टीले के किनारे खड़ा था, अपने सामने एक गड्ढे को देख रहा था और उसने परम औषधि आत्मा से पूछा, यही प्रवेश द्वार है, तुम यहाँ से अंदर जाकर नीलकमल भू अग्नि को ढूंढ सकते हो। परम औषधि आत्मा ने प्रणाली के जांच क्षमता का उपयोग करके नीलकमल भू अग्नि का स्थान जल्दी से पता लगा लिया। चूंकि आर्यन भी इस दुनिया की दिव्य अग्नियों के बारे में कुछ हद तक उत्सुक था और करण की वर्तमान शक्ति सम्मानजनक थी, आर्यन ने परम औषधि आत्मा से करण को पाषाण मरु नगर के पास जमीन के नीचे नीलकमल भू अग्नि की खोज करने के लिए राजी करने को कहा था। नीलकमल भू अग्नि? करण मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे आश्चर्य है कि यह मेरी सच्ची सूर्य अग्नि की तुलना में कैसी है। नीलकमल भू अग्नि निश्चित रूप से सच्ची सूर्य अग्नि की तुलना में कुछ भी नहीं है। परम औषधि आत्मा हंसा। नीलकमल भू अग्नि दिव्य अग्नि रैंकिंग में 19वें स्थान पर है। उस लड़की सुहाना की स्वर्ण सम्राट आकाश दाहक अग्नि से भी अच्छी नहीं है। सच्ची सूर्य अग्नि कम से कम पहले स्थान की सम्राट अग्नि के बराबर है। इतनी शक्तिशाली परम औषधि आत्मा के शब्द सुनकर करण आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हारी वर्तमान शक्ति सच्ची सूर्य अग्नि की पूरी शक्ति को उजागर नहीं कर सकती। जब तुम और मजबूत हो जाओगे तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि सच्ची सूर्य अग्नि कितनी शक्तिशाली है। परम औषधि आत्मा की आवाज में अहंकार का भाव था। हम बेशक जो गुरुजी देते हैं वह हमेशा सबसे शक्तिशाली होता है।
करण मुस्कुराया, उसकी चापलूसी करते हुए, और अपने सामने के गड्ढे को नीचे देखा। हालांकि नीलकमल भू अग्नि मेरे लिए ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन मुझे इस समय अपने परिवार की शक्ति को मजबूत करने की जरूरत है। अगर यह नीलकमल भू अग्नि चचेरे भाई आदित्य को दे दी जाए तो परिवार में जल्द ही एक और महारथी उभर आएगा। प्राचीन सम्राट के रत्न द्वारा लाया गया संकट उसकी पीठ पर एक तलवार की तरह महसूस हो रहा था। करण एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर सका और केवल अपने परिवार की शक्ति को जल्दी से मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकता था। उसने रेतीले गड्ढे की ओर हाथ लहराया और पीले रेत का ढेर एक अपार शक्ति से दूर जा गिरा, जिससे एक अंधेरी सुरंग का पता चला। उसकी आंखों में एक सुनहरी पीली आग की रोशनी चमकी और करण ने नीचे की सुरंग में कदम रखा। सुरंग के साथ आगे बढ़ते हुए परम औषधि आत्मा के मार्गदर्शन में करण बिना किसी देरी के आगे बढ़ा। एक पल बाद करण एक उबलते लावा झील के किनारे पर पहुंच गया। मंथन करता हुआ पिघली चट्टान एक तीव्र गर्मी का उत्सर्जन कर रहा था। करण की वर्तमान साधना के साथ भी उसे पूरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी और उसके शरीर पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं। धड़ाम, सुनहरी पीली सच्ची सूर्य अग्नि भड़क उठी, एक विशाल सुनहरे अग्नि कमल में बदल गई, जिसने करण के पूरे शरीर को ढक लिया और आसपास की गर्मी की लहरों को पूरी तरह से अलग कर दिया। गर्मी को अलग करने के बाद करण ने लावा झील की ओर कदम बढ़ाया। रुको, पिघली चट्टान में कुछ है। जैसे ही करण लावा झील में कदम रखने वाला था, उसने अचानक परम औषधि आत्मा की चेतावनी सुनी, जिसने उसे थोड़ा रुकने पर मजबूर कर दिया। पिघली चट्टान में वास्तव में एक जीवित प्राणी है। ये किसी प्रकार का अग्नि गुण वाला जादुई जानवर होना चाहिए। करण ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने वज्र असुर दमन दन को निकालने के लिए अपना हाथ लहराया। उसका दिल पहले से ही सतर्क था। धड़ाम, पिघली चट्टान अचानक उबलने लगी और एक विशाल 2 सिरों वाला सांप जैसा राक्षस पिघली चट्टान से बाहर निकला। 2 सिरों वाले सांप की 4 विशाल आग उगलती आंखें करण पर टिकी हुई थीं। उसके क्रूर जबड़े अचानक चौड़े हो गए और आग के 2 स्तंभ ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़े। एक साधारण शक्ति योद्धा स्तर की शक्ति मेरे सामने इतनी धृष्टता करने की हिम्मत करती है? करण ने फुफकारा और उसके शरीर पर सुनहरी पीली अग्नि कमल अचानक फूल गई और विशाल सुनहरी लपटें एक गुस्सैल लहर की तरह उठीं। गड़गड़ाहट, सुनहरी पीली लपटों की लहर ने सीधे 2 सिरों वाले सांप द्वारा उगले गए आग के 2 स्तंभों को निगल लिया। सच्ची सूर्य अग्नि के सामने एक साधारण शक्ति योद्धा स्तर के द्विमुखी अग्नि सब द्वारा उगली गई लपटें पूरी तरह से नगण्य थीं। 2 सिरों वाला सांप कांप गया, सुनहरी पीली लपटों की भारी शक्ति से डर गया। उसकी चारों आंखों में लपटें अचानक कम हो गई। उसका सांप जैसा शरीर लहराया और वह भागने के लिए मुड़ा। भागने की कोशिश कर रहे हो? करण दहाड़ा और जैसे ही उसकी शक्ति ऊर्जा भड़की, उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा और करण के शरीर पर एक सुनहरा कवच प्रकट हो गया। वज्र असुर दमन। हाथ में अपार शक्ति के साथ करण ने वज्र असुर दमन दन को ऊंचा उठाया और उसे 2 सिरों वाले सांप की 2 गर्दनों के बीच के कांटे पर एक तेज आवाज के साथ नीचे गिरा दिया। पर्वत जैसी भारी शक्ति 2 सिरों वाले सांप पर जोर से टकराई। धड़ाम, एक विस्फोटक आवाज के साथ गर्म पिघली चट्टान जैसा सांप का खून छिटका और 2 सिरों वाले सांप की गर्दन करण के प्रहार से सीधे टूट गई। एक अभ्यस्त हाथ की लहर के साथ करण ने 2 सिरों वाले सांप के बचे हुए शव को अपनी अंगूठी में एकत्र कर लिया। वास्तव में ये केवल प्रणाली के संसाधन कोष का पुनर्चक्रण क्षमता था। लड़के, अगर तुम्हें नीलकमल भू अग्नि ढूंढनी है तो तुम्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि कोई आ रहा है। ये तो कोई इंसान भी नहीं है वास्तव में। अध्याय 112 रानी मेड्यूसा। सर, आने वाला अत्यंत तेज था। हवा में तेज सरसराहट की आवाजें गूंज रही थीं और एक आकृति सीटी बजाती हवा के साथ उनकी ओर तेजी से बढ़ी। थोड़ी ही देर में करण की आंखों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह एक अद्वितीय सुंदरी थी, लंबी और सुंदर, एक पतली कमर जिसे एक हाथ में पकड़ा जा सकता था। उसने एक रंगीन पोशाक पहनी हुई थी और उसके आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे पर एक कुलीन अधिकार का भाव था जो लंबे समय तक नेतृत्व करने से आता है। लड़के, यह मेड्यूसा है, थार मरुस्थल में एक प्रमुख शक्ति, सर्प मानव जनजाति की रानी। वह एक शिखर शक्ति सम्राट है। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। जैसे ही सुंदर स्त्री प्रकट हुई, परम औषधि आत्मा की चेतावनी करण के मन में गूंजी। इंसान, तुमने दिव्य अग्नि पर लालच करने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। रानी मेड्यूसा ने करण पर एक नजर डाली। उसकी भौहें गुस्से में तन गईं, उसकी सुंदर आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और उसने करण पर एक पतली उंगली उठाई। सर, उसकी उंगली के सिरे से एक चमकदार बैंगनी रोशनी निकली जो एक विशाल सांप की छाया में बदल गई और तेजी से करण की ओर बढ़ी। एक शक्ति सम्राट, परम औषधि आत्मा की चेतावनी मिलने के बाद करण पहले से ही तैयार था। रानी मेड्यूसा को अपना कदम उठाते देख करण ने एक भयंकर गर्जना की और शानदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वज्र की क्रोधी दृष्टि, सभी असुर भाग जाएं। एक बौद्ध मंत्र गूंजा और वज्र शक्ति मंत्र ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसकी त्वचा पर एक सुनहरा कवच दिखाई दिया जो शानदार सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। करण का पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था, जैसे कोई सुनहरे कवच वाला देवता हो। पर्वत स्थानांतरण हस्त। अपने बाएं हाथ में वज्र असुर दमन दंड पकड़े हुए करण दहाड़ा। उसका दाहिना हाथ पर्वत स्थानांतरण हस्त बना रहा था और उसने प्रहार किया। ये हस्त मुद्रा ऐसी थी जैसे किसी विशाल पर्वत को आगे धकेल रहा हो और अपार शक्ति ने पूरी भूमिगत गुफा को गड़गड़ाने और हिलाने पर मजबूर कर दिया। धड़ाम, मेड्यूसा की बैंगनी सांप की छाया और करण के पर्वत स्थानांतरण हस्त एक गगनभेदी गर्जना के साथ टकराए। एक विशाल आघात लहर फूट पड़ी जिसने पूरी भूमिगत गुफा को अपनी चपेट में ले लिया। अनगिनत पत्थर के खंभे फट गए, धूल उड़ गई और मलबा छिटक गया।
इस एक प्रहार से दोनों बराबर थे, किसी को भी कोई लाभ नहीं मिला। हाँ, क्या रोमांच है। करण ने एक हार्दिक हंसी छोड़ी। उसके भीतर युद्ध की भावना बढ़ रही थी। अपने शक्तिशाली शरीर और शक्ति अधिपति स्तर की शक्ति ऊर्जा साधना के साथ, जिसे वज्र शक्ति मंत्र द्वारा और बढ़ाया गया था, करण की युद्ध शक्ति पहले से ही शिखर शक्ति सम्राट मेड्यूसा के बराबर थी। मेरा ये प्रहार भी लो। करण ने अपना बायां हाथ घुमाया, फिर सहजता से अपने बाएं हाथ से वज्र असुर दमन दंड को अपने दाएं हाथ में ले लिया। वह घूमा, वज्र असुर दमन दंड को एक घेरे में घुमाते हुए, चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करते हुए, और उसे मेड्यूसा की ओर घुमा दिया। वज्र दंड चलाता है, सभी असुरों का सफाया करता है। वज्र दंड से एक राजसी दिव्य शक्ति फूट पड़ी। एक विशाल और असीम शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। अजेय, अदम्य। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? रानी मेड्यूसा ने भौहें सिकोड़ी, अपने हाथ जोड़े, और उसके सिर से चमकदार बैंगनी रोशनी निकली, जो स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंचने वाले एक विशाल सांप में बदल गई। गुर्राहट। विशाल बैंगनी सांप ने एक पृथ्वी हिला देने वाली गर्जना की। उसकी छाया नीचे की ओर कुंडलित हो गई, जिससे मेड्यूसा के चारों ओर एक विशाल कुंडलित सांप की व्यूह रचना बन गई। धड़ाम। एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ शानदार ढंग से सुनहरा और विस्मयकारी वज्र असुर दमन दंड भारी रूप से कुंडलित बैंगनी सांप की छाया पर टकराया। फुफकार फुफकार। कुंडलित बैंगनी सांप की छाया ने तीव्र फुफकारों की एक श्रृंखला छोड़ी, जैसे कि उसे करण के प्रहार से चोट लगी हो, दर्द में दहाड़ रहा हो। रानी मेड्यूसा के अद्वितीय चेहरे पर भी दर्द की एक झलक दिखाई दी, और उसकी गहरी बैंगनी आंखें हड्डी द्रुत शीतल रूप से ठंडी हो गईं। दिव्य सर्प नृत्य। मेड्यूसा ने एक कोमल चीख छोड़ी। उसके बैंगनी बाल बिना हवा के हिलने लगे। प्रत्येक लट एक अत्यंत छोटे सांप की तरह थी, जो उसके सिर के पीछे बेतहाशा मुड़ और नाच रही थी। मेड्यूसा से एक ठंडी लेकिन अपार शक्ति फूट पड़ी। उसके बाल ऊपर उठे, जैसे हजारों छोटे सांप लगातार और घनीभूत रूप से करण की ओर एक तीर की बारिश की तरह छूट रहे थे। इस तरह के तीर जैसे हमले से, चाहे बचना हो या रोकना, पूरी तरह से बचाव नहीं किया जा सकता था। एक बार इन बालों की लिटों से टकराने पर शक्ति ऊर्जा की विनाशकारी शक्ति का तो कहना ही क्या, अकेले सांप का जहर ही कुछ ऐसा था जिसे ज्यादातर लोग सहन नहीं कर सकते थे। हालांकि करण निडर था। महासूर्य अग्निकमल चमकता हुआ सूरज चमक उठा। उसकी शानदार सुनहरी रोशनी ने पूरे भूमिगत स्थान को रोशन कर दिया, और विशाल लपटें ऊपर की ओर उठी। जैसे ही मेड्यूसा के उड़ते हुए बाल इन उग्र लपटों से टकराए, लगातार दुखी चीखों की एक श्रृंखला फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत छोटे सांप लपटों से जलने के कारण लगातार चीख रहे हों। धिक्कार है। मेड्यूसा का चेहरा पीला पड़ गया, और उसने जल्दी से अपने बेतहाशा नाचते हुए बालों को वापस खींच लिया। जैसे ही उसके बाल वापस आए, लंबे बालों का एक झरना नीचे गिर गया, जो पहले से ही जमीन पर घिसट रहा था। हालांकि इस बादल जैसे बालों के सिरों का लगभग 1 फुट हिस्सा पहले से ही झुलसकर पीला हो गया था। मेड्यूसा ने थोड़ा सिर हिलाया, और झुलसे हुए पीले बाल तुरंत पूरी तरह से गिर गए। इंसान, जब तुम्हारे पास पहले से ही एक दिव्य अग्नि है, तो तुम अभी भी दिव्य अग्नि का लालच क्यों करते हो? क्या सभी इंसान इतने अतृप्त रूप से लालची होते हैं? ये देखकर कि करण से निपटना आसान नहीं था और लड़ाई से अब समस्या का समाधान नहीं हो सकता था, मेड्यूसा के पास बातचीत करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक ऐसी दुनिया में जहां शक्ति का सम्मान किया जाता था, किसी समस्या को हल करने का पहला विचार शक्ति था। केवल जब शक्ति समस्या का समाधान नहीं कर पाती थी, तब शब्दों का उपयोग बातचीत के लिए किया जाता था। मुझे दिव्य अग्नि किस लिए चाहिए? इसका तुमसे क्या लेना देना? करण ने ठंडी फुफकार भरी और अपनी हरकतें भी रोक दी। यद्यपि करण ऐसा लग रहा था कि वह अपनी स्थिति बनाए हुए है और थोड़ा लाभ भी प्राप्त कर रहा है। मेड्यूसा जैसे शिखर शक्ति सम्राट के साथ हालिया टकराव में उसकी शक्ति ऊर्जा की खपत बहुत बड़ी थी। यदि लड़ाई जारी रहती तो वह इसे ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाता। दिव्य अग्नि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यदि तुम पीछे नहीं हट सकते तो। मेड्यूसा की ठंडी आंखों में धीरे धीरे सांप की आंखों की विशेषताएं दिखाई देने लगी। यदि तुम पीछे नहीं हट सकते तो ये केवल मृत्यु तक की लड़ाई हो सकती है। हे, क्या तुम्हें डर है कि मैं नहीं? करण ने उदासीनता से हंसते हुए अपनी शक्ति ऊर्जा इकट्ठा करने और एक चाल चलने वाला था, लेकिन तभी परम औषधि आत्मा की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंजी। करण, लड़के, अभी कोई चाल मत चलो। उसे बताओ कि वो दिव्य अग्नि के बिना भी विकसित हो सकती है और तुम उसकी मदद कर सकते हो। विकसित? मेड्यूसा को विकास के लिए दिव्य अग्नि चाहिए? परम औषधि आत्मा के शब्द सुनकर करण ने सिर हिलाया। मेड्यूसा की ओर देखते हुए करण ने कहा, तुम दिव्य अग्नि के लिए इतनी चिंतित हो, क्या ये केवल विकास के लिए नहीं है? विकास के लिए दिव्य अग्नि का उपयोग क्यों करना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शुरू में करण के मुंह से विकसित शब्द सुनकर मेड्यूसा ने पहले ही खुद को एक हताश लड़ाई के लिए तैयार कर लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि करण कहेगा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिसने उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। इंसान सभी अत्यंत चालाक होते हैं, क्या तुम सच में इतने दयालु हो? मेड्यूसा ने करण के दावे पर कुछ अविश्वास करते हुए उपहास किया। क्या तुमने अभी अभी मेरे द्वारा छोड़ी गई लिप्टों को देखा? परम औषधि आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए करण ने अपनी उंगली बढ़ाते हुए कहा, जिसके सिरे पर एक सुनहरी लौ टिमटिमा रही थी। इसे ध्यान से महसूस करो, मेरी लौ में अंतर महसूस करो। महान सूर्य की शानदार रोशनी चमक उठी, और इसकी भव्य और धर्मी आभा के अलावा एक विशाल आभा भी थी जो पृथ्वी को रोशन करती थी और सभी चीजों के विकास को बढ़ावा देती थी। वास्तव में ऐसी लौ भी है। मेड्यूसा करण की सुनहरी लौ से बहुत चकित थी। यदि उसे ऐसी लौ की मदद मिलती तो उसके सफल विकास की संभावना बहुत बढ़ जाती। बस वो इस व्यक्ति को ईमानदारी से उसकी मदद करने के लिए कैसे राजी कर सकती थी? अध्याय 113। क्या सांप का मांस भूनना विकास के बराबर है?
इंसान, मेड्यूसा ने करण की ओर देखा। उसकी आभा धीरे धीरे कम हो रही थी। मैं तुम्हारे साथ नीलकमल भू अग्नि के लिए प्रतिस्पर्धा छोड़ सकती हूँ, हालांकि मुझे अभी भी तुम पर भरोसा नहीं है। यदि वो अपने विकास के लिए करण की लपटों का उपयोग करती तो उसका जीवन और मृत्यु पूरी तरह से उसके हाथों में होती। यदि उसके मन में कोई बुरे इरादे होते तो मेड्यूसा शायद जलकर राख हो जाती। रानी मेड्यूसा ने कई वर्षों तक सर्प मानव जनजाति को नियंत्रित किया था। एक शासक के रूप में उसमें ऐसी अंतर्दृष्टि की कमी कैसे हो सकती थी? वो कभी भी आसानी से अपना जीवन किसी और को नहीं सौंपती। रानी का क्या सुझाव है? चूंकि मेड्यूसा ने मुद्दा उठाया था तो उसके पास स्वाभाविक रूप से एक समाधान था। करण ने उससे सीधे पूछा। ये सरल है। मेड्यूसा ने हाथ बढ़ाकर अपने बालों की एक लट तोड़ी और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। इस लट में मेरा सांप का जहर है, इसे अपनी कलाई पर बांध लो। ये कहने के बाद मेड्यूसा रुकी, करण की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यदि तुम मेरे विकास के दौरान कोई चाल नहीं चलते हो तो ये लट तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन यदि तुमने कुछ भी करने की हिम्मत की तो सांप का जहर तुम्हारे शरीर में डाल दिया जाएगा और तुम तुरंत खून के मवाद में घुल जाओगे। करण मेड्यूसा के हाथ में बालों की लट को घूरता रहा, काफी देर तक निशब्द रहा। गुरुजी, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं इसे स्वीकार करूं? इतनी खतरनाक चीज को अपने पास रखना, अगर मेड्यूसा मुझे मारने का फैसला करती है तो क्या मैं सबसे अयोग्य मौत नहीं मरूंगा? अभी अभी करण ने अचानक परम औषधि आत्मा को मेड्यूसा की शर्तों को स्वीकार करने के लिए कहते सुना था। यह उसे अविश्वसनीय लगा। यदि परम औषधि आत्मा ने हमेशा उसमें जो आत्मविश्वास पैदा किया था वो न होता तो करण शायद अब तक श्राप देना शुरू कर देता। सच्चाई ये है, परम औषधि आत्मा की यह कार्रवाई पूरी तरह से पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड आर्यन के कहने पर थी। मेड्यूसा को प्रकट होते देखकर आर्यन को उस सप्तरंगी आकाश निगलने वाले अजगर की याद आई जिसमें वह विकसित होगी। उसे कुछ दिलचस्पी हुई और वह देखना चाहता था कि वह वास्तव में कैसे विकसित होती है। और इस तरह करण एक दयनीय स्थिति में रह गया। धत, एक मामूली सांप का जहर इस बूढ़े आदमी को परेशान कर सकता है। बस इसे ले लो, देखते हैं कि क्या वह तुम्हें थोड़ा भी नुकसान पहुंचा सकती है। करण के संदेह को सुनकर परम औषधि आत्मा ने एक तिरस्कारपूर्ण ठंडी हंसी दी। वास्तव में मामला यही था। यदि मेड्यूसा ने वास्तव में उसे जहर देने की कोशिश की तो परम औषधि आत्मा बस प्रणाली के पुनर्चक्रण क्षमता का उपयोग करके जहर को एकत्र और विघटित कर सकता था, बिना करण को थोड़ा भी प्रभावित किए। ठीक है, परम औषधि आत्मा के सामान्य तिरस्कारपूर्ण स्वर ने करण के आत्मविश्वास को बढ़ाया। ठीक है, जब गुरुजी ने गारंटी दी थी कि यह ठीक है तो यह स्वाभाविक रूप से था। मैं तुम्हारी शर्तें स्वीकार करता हूँ। करण ने असहाय होकर परम औषधि आत्मा के निर्देशों का पालन किया। अच्छा, मेड्यूसा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह करण के पास गई और उसके कलाई पर बालों की लट लपेटने के लिए हाथ बढ़ाया। ये लो। मेड्यूसा ने हाथ छोड़ दिया और करण की ओर देखा। अपने ठंडे अहंकार और गहराई के बावजूद उसने करण के सीधे और उदार व्यवहार के लिए कुछ प्रशंसा महसूस की। यह व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से एक अच्छा आदमी है। मेड्यूसा ने मन ही मन सिर हिलाया, इस उपकार को चुपचाप नोट कर लिया। यदि वह इस बार अपने विकास में सफल हो गई तो भविष्य में उसे इसका बदला चुकाने का मौका मिलेगा। आगे कृपया अपनी दिव्य अग्नि को छोड़ दें। मुझे अपने रक्तवंश को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। मेड्यूसा ने करण को सिर हिलाया और फिर अपने कपड़े उतारने लगी। अरे, फिर भी तुम्हें ऐसा करना ही होगा? करण की आंखें लगभग बाहर निकल आई। तुम्हारे सपनों में? मेड्यूसा ने अपनी आंखें घुमाई क्योंकि उसके शरीर से बैंगनी रोशनी फूट पड़ी जिसने उसे घने बैंगनी प्रकाश में ढक लिया। केवल बाहर उड़ते हुए त्यागे हुए कपड़े बैंगनी प्रकाश के भीतर के आकर्षक दृश्य का संकेत दे रहे थे। अपनी दिव्य अग्नि छोड़ो। मेड्यूसा की आवाज बैंगनी प्रकाश के भीतर से आई, जो कुछ हद तक जरूरी लग रही थी। ठीक है, करण ने अपना मन केंद्रित किया और सच्ची सूर्य अग्नि को छोड़ने के लिए अपना हाथ लहराया। मंथन करती लपटें आग के समुद्र में बदल गईं। गुर्राहट, बैंगनी प्रकाश से अचानक एक विशाल गर्जना हुई। 100 फीट से अधिक लंबा एक विशाल बैंगनी सांप बाहर निकला। उसने आकाश की ओर एक गर्जना की और फिर करण की सच्ची सूर्य अग्नि द्वारा बनाए गए आग के समुद्र में घुस गया। गुर्राहट, गुर्राहट, गुर्राहट। मंथन करते आग के समुद्र के भीतर विशाल बैंगनी सांप लपटों में कुंडलित होकर तैर रहा था, जैसे समुद्र में एक जल सर्प, या दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे उबलते पानी में फेंकी गई एक मछली। विशाल बैंगनी सांप आग के समुद्र में मुड़ता, संघर्ष करता और उन्मत्त रूप से दहाड़ता रहा। विशाल बैंगनी सांप से काले धुएं के गुबार उठे, जैसे कि उसके शरीर के कई हिस्से जलकर धुएं में बदल रहे हों और दुनिया में विलीन हो रहे हों। अत्यधिक दर्दनाक गर्जनाओं की लहरों के बीच विशाल बैंगनी सांप सिकुड़ता रहा। उसके शरीर का आकार घटता गया, जैसे अनगिनत मात्रा में मांस और हड्डियां जलकर काले धुएं में बदल रही हों। यह विकास है। विशाल बैंगनी सांप को आग के समुद्र में संघर्ष करते और दहाड़ते देखकर करण के मुंह के कोने फड़क गए। जब उसे पहली बार सच्ची सूर्य अग्नि मिली थी तब उसके पूरे शरीर के जलने और लगभग राख हो जाने की भावना ने अभी भी करण को भयभीत कर रखा था। उस दुख को याद करते हुए और उसकी तुलना विशाल बैंगनी सांप की वर्तमान दुर्दशा से करते हुए करण ने गुप्त रूप से भाग्यशाली महसूस किया। वर्तमान स्थिति में सच्ची सूर्य अग्नि एक शिखर शक्ति सम्राट को भी मौत के कगार पर जला रही थी। उस समय वह केवल शक्ति साधक स्तर पर था। यदि गुरुजी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह शायद सच्ची सूर्य अग्नि के साथ विलीन होने से पहले ही उड़ती राख में बदल गया होता। वास्तव में करण की सोच थोड़ी गलत थी। यद्यपि आर्यन ने करण को जो सच्ची सूर्य अग्नि दी थी वह केवल एक अंश थी, उसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।
यदि प्रणाली ने सीधे सच्ची सूर्य अग्नि को विलीन नहीं किया होता तो करण केवल पास आने से ही उड़ती राख में बदल गया होता। अब के लिए क्या यह मेडुसा का विकास है? क्या यह सिर्फ सांप का मांस भूनना नहीं है? ये दृश्य देखकर आर्यन की पलकें झपक गईं। सच्ची सूर्य अग्नि की शक्ति भयानक थी। यद्यपि करण की सच्ची सूर्य अग्नि केवल एक अंश थी जिसे आर्यन ने केंद्र के दिव्य निवास से खींचा था, उसकी शक्ति इस दुनिया की दिव्य अग्नियों से कम नहीं थी। प्रणाली संदेश वर्तमान में एकत्र की गई जानकारी के आधार पर मेडुसा के विकास की संभावना का विश्लेषण करें। प्रणाली संदेश विश्लेषण पूर्ण। वर्तमान में एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर मेडुसा के सप्तरंगी आकाश निगलने वाले अजगर में विकसित होने की संभावना 10% है। 10% संभावना सफल विकास की उम्मीद बहुत अच्छी नहीं है। आर्यन ने सिर हिलाया और फिर पूछा, प्रणाली, क्या तुमने मेडुसा के विकास के पीछे के सिद्धांत का विश्लेषण किया है? प्रणाली संदेश वर्तमान जानकारी के अनुसार मेडुसा का विकास संभव है क्योंकि उसके पास स्वाभाविक रूप से सप्तरंगी आकाश निगलने वाले अजगर के रक्तवंश का एक अंश है। अग्नि द्वारा शुद्धिकरण के माध्यम से वह अपने स्वयं के रक्तवंश को शुद्ध करने के लिए अशुद्ध रक्तवंशों को त्याग देती है। समझ गया। लपटों में बड़े सांप को उछलते और संघर्ष करते देखकर आर्यन ने थोड़ा सिर हिलाया। बेचारी, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ लाभ दूंगा। आर्यन ने संसाधन कोष से थोड़ा दिव्य सोता का पानी लिया और प्रणाली को एक दूरस्थ कनेक्शन का उपयोग करके इसे सीधे मेडुसा के शरीर में शामिल करने के लिए कहा। जैसे ही दिव्य सोता में निहित अपार जीवन शक्ति जो मृतकों को वापस लाने और हड्डी पर मांस उगाने में सक्षम थी अंदर पहुंची, मेडुसा की आंखों से अचानक एक शानदार चमक फूट पड़ी। गुर्राहट, एक विशाल गर्जना गूंजी और मेडुसा का पूरा शरीर बहुरंगी प्रकाश से फूट पड़ा। उसका झुलसा हुआ सांप का शरीर फट गया और 7 रंगों की एक लकीर सीटी बजाती हुई लपटों से बाहर निकली। अध्याय 114 नीलकमल भू अग्नि का अध्ययन करो और अगली बार इसे थोक में खरीदो। क्या इसका विकास हो गया? करण ने 7 रंगों की प्रकाश धारा को ऊपर उठते देखा और जल्दी से अपनी सच्ची सूर्य अग्नि वापस ले ली। जैसे ही लपटें शांत हुई, 7 रंगों की प्रकाश धारा हवा में कुंडलित होकर नाचने लगी, जिसमें इंद्रधनुषी 7 रंगों की धुंध तैर रही थी और घूम रही थी, जो अप्रत्याशित रूप से प्रकट और गायब हो रही थी। लुढ़कती धुंध के बीच एक 3 फुट लंबा 7 रंगों वाला सांप उभरा। उसका शरीर पतला और चिकना था, जिसमें चमकते महीन शल्क थे जो इंद्रधनुषी प्रकाश से झिलमिला रहे थे। उसके थोड़े उठे हुए सिर पर एक 7 रंगों का प्रभामंडल टिमटिमा रहा था, जिससे कुलीनता और वैभव की हवा निकल रही थी। 7 रंगों वाला सांप नीचे झपटा, जमीन पर उतरा। 7 रंगों की धुंध एक बार फिर उठी, एक घने 7 रंगों वाले कोहरे में बदल गई। कपड़े पहनने की सरसराहट की आवाज सुनी जा सकती थी और थोड़ी देर बाद धुंध छट गई, जिससे पता चला परिपक्व महिला एक सुंदर युवा लड़की में बदल गई। ये देखकर आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। विकसित होने के बाद वह वास्तव में छोटी हो गई। छोड़ो, कोई बात नहीं। प्रणाली, मेडुसा के विकास के आंकड़ों को दर्ज करो। सप्तरंगी आकाश निगलने वाले अजगर की रक्तवंश जानकारी दर्ज करो। एक त्वरित नजर के बाद आर्यन ने अपनी अधिकांश रुचि खो दी। उसने प्रणाली से संबंध तोड़ दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन करण इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। 7 रंगों की धुंध से बाहर निकली सुंदर युवा लड़की को देखकर, उसके बैंगनी काले बालों को 7 रंगों के प्रभामंडल से झिलमिलाते हुए देखकर और उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली 7 रंगों की आंखों और नाजुक चेहरे को देखकर करण पूरी तरह से चौंक गया। तुम सफलतापूर्वक विकसित हो गई। करण ने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और अपने सामने खड़ी सुंदर युवा लड़की से पूछा। मैं सफलतापूर्वक विकसित हो गई। मेडुसा ने सिर हिलाया, करण के पास गई और एक कोमल हाथ की लहर के साथ करण की कलाई पर लिपटी बालों की लट राख में बदल गई और गिर गई। वास्तव में मेडुसा ने करण की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। वास्तव में बालों की वो लट जहरीली नहीं थी। और धन्यवाद, अगर तुम्हारी मदद न होती तो मैं सफलतापूर्वक विकसित नहीं हो पाती। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। यह अच्छा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। करण मुस्कुराया, अपना हाथ खारिज करते हुए लहराया। करण ने सोचा कि मेडुसा का धन्यवाद सच्ची सूर्य अग्नि के लिए था। हालांकि मेडुसा उसे उस जीवन शक्ति के लिए धन्यवाद दे रही थी जो उसने महत्वपूर्ण क्षण में उसके शरीर में डाली थी। वो सच में मेरी मदद करना चाहता था। यद्यपि रानी मेडुसा ठंडी और अलग थलग थी, वो अभी भी एक महिला थी। कोई भी महिला, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली या मजबूत क्यों न हो, गहराई में हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की आशा करती है जो वास्तव में उसकी परवाह करता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में उसकी मदद करता हो। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से गलत समझा। नीलकमल भू अग्नि ठीक नीचे है। मेडुसा ने लावा झील की ओर इशारा किया, फिर एक आकर्षक मुस्कान के साथ करण की ओर मुड़ी। मैं तुम्हारे लिए रास्ता दिखाऊंगी। इसके साथ मेडुसा ने अपना हाथ लहराया और एक 7 रंगों की धुंध फैल गई, जिससे एक हल्का पर्दा बन गया जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। मेडुसा लावा झील के किनारे पर गई, करण पर एक नजर डालने के लिए मुड़ी। चलो। ओह, आ रहा हूँ। करण स्पष्ट रूप से मेडुसा के अचानक बदलाव के लिए समायोजित नहीं हुआ था। वह पहले तो लड़ाई झगड़े पर उतारू थी, लेकिन अब वह इतनी उत्साही थी जिसने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। लावा झील की ओर कदम बढ़ाते हुए सच्ची सूर्य अग्नि एक उग्र कमल में बदल गई, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। करण मेडुसा के पीछे लावा झील में चला गया। जैसे ही वे लावा झील के साथ आगे बढ़े, आसपास का तापमान गर्म और गर्म होता गया। धीरे धीरे लावा भी नीला रंग दिखाने लगा। लावा का रंग तेजी से नीला होता गया, जब तक कि अंत में हरा लावा पन्ना हरे पानी के एक कुंड जैसा नहीं हो गया। इस नीले हरे लावा के भीतर एक विशाल नीला कमल हरे प्रकाश के साथ खिल रहा था, जो पिघली हुई चट्टान के बीच ऊंचा खड़ा था। नीले कमल में 8 पंखुड़ियां थीं, जो खुदे हुए जैड की तरह साफ और पारभासी थीं।
नीले कमल के केंद्र में एक 3 फुट का कमल मंच था। मंच में कई उभरे हुए छेद थे और इन छेदों के भीतर फ्लोरोसेंट प्रकाश के धब्बे मोटे कुरकुरे कमल के बीजों का संकेत दे रहे थे। कमल मंच के ठीक केंद्र में मुट्ठी के आकार का एक छेद था, जिसमें से नीले हरे लपटों का एक समूह चमकीले रूप से जल रहा था, जिससे अंतहीन स्पष्ट प्रकाश निकल रहा था जो चारों ओर सब कुछ हरे रंग में रोशन कर रहा था। यह नील कमल भू अग्नि है। कमल मंच पर चमकती नीली लौ को देखकर करण मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये वास्तव में असाधारण है। जैसे ही वह नीले कमल के करीब गया, मेडुसा ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? करण चौंक गया, ये सोचकर कि मेडुसा ने अपना मन बदल लिया है और नील कमल भू अग्नि छीनना चाहती है। लेकिन फिर उसने मेडुसा को नीले कमल के नीचे इशारा करते देखा, जो उसे किसी चीज की याद दिला रही थी। करण ने मेडुसा की नजर का अनुसरण किया और कमल मंच के नीचे से अनगिनत पतली जड़ें निकलती देखी। जड़ें लगभग 3 झांग लंबी थीं, जो घनीभूत रूप से छोटी छोटी लताओं से ढकी हुई थीं। ये जड़ें थोड़ी हिल रही थीं, उन्मत्त रूप से आसपास के लावा से हिंसक अग्नि गुण वाली ऊर्जा को अवशोषित कर रही थीं। तो वो मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। करण मुस्कुराया और मेडुसा पर सिर हिलाया, लेकिन हाथ में सच्ची सूर्य अग्नि के साथ वह इन नीले कमल की जड़ों से कैसे डर सकता था? करण नीले कमल के करीब जाने ही वाला था कि उसने अचानक परम औषधि आत्मा की आवाज सुनी। लड़के, बस उस नीले कमल को सीधे अंगूठी में डाल दो। परम औषधि आत्मा ने करण के मन में संकेत दिया। इसे अंगूठी में डाल दूं? गुरुजी, क्या इससे अंगूठी में बाकी सब कुछ जल नहीं जाएगा? इतनी भयंकर लपटों के साथ करण वास्तव में इसे लापरवाही से अंगूठी में डालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी अंगूठी कोई साधारण संग्रह अंगूठी है? बस निश्चिंत रहो। ठीक है। करण ने परम औषधि आत्मा के निर्देशों का पालन किया और अपने सामने नीले कमल पर अपना हाथ लहराया। एक अदृश्य लहर बह गई और नीला कमल तुरंत गायब हो गया। मेडुसा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब उसने करण की कार्रवाई देखी। क्या एक दिव्य अग्नि को भी एक संग्रह अंगूठी में रखा जा सकता है? क्या एक संग्रह अंगूठी भी नहीं फट जाएगी? उसने करण के हाथ में कांसे की अंगूठी पर एक नजर डाली, कुछ भी असामान्य नहीं पाया। अपने दिल में संदेह को दबाया, करण को हाथ हिलाया और फिर लावा झील से बाहर निकल गई। एक पल बाद दोनों लावा झील से उभरे और भूमिगत मार्ग के साथ आगे बढ़े सतह पर लौट आए। उदयपुर शहर में आर्यन ने परम औषधि आत्मा द्वारा प्रस्तुत नीलकमल भू अग्नि को देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। प्रणाली, नीलकमल भू अग्नि की जांच करो, नीलकमल भू अग्नि का विश्लेषण करो। नीलकमल भू अग्नि आर्यन के किसी काम की नहीं थी, लेकिन उसे इस बात में कुछ दिलचस्पी थी कि यह तथाकथित दिव्य अग्नि वास्तव में क्या थी। प्रणाली संदेश जांच पूर्ण, विश्लेषण पूर्ण। प्रणाली की कठोर और ठंडी आवाज आने के बाद विश्लेषण के परिणाम सीधे आर्यन के दिमाग में प्रसारित किए गए। लावा भू अग्नि को नीले कमल द्वारा अवशोषित किया गया था और भू अग्नि नीले कमल की लकड़ी तत्व ऊर्जा के साथ विलीन हो गई, इस लौ में बदल गई। तो ये बात है। आर्यन हंसा। ये दर्शाता है कि वह जितनी चाहे उतनी ऐसी चीजें प्राप्त कर सकता है। अगली बार क्या उसे थोक में जाना चाहिए? दुकान के स्थान को रोशन करने वाली 9 परतों की भयंकर लपटों में पहली परत लावा भू अग्नि थी और पंचतत्व सच्ची अग्नि की 7वीं परत में पंचतत्व काष्ठ अग्नि शामिल थी। जब तक दोनों को मिला दिया जाता यह नीलकमल भू अग्नि होती। यह नीला कमल लावा भू अग्नि में उगता हुआ काफी असाधारण है। आर्यन दिव्य अग्नि की तुलना में स्वयं नीले कमल में अधिक रुचि रखता था। यह अनूठा पौधा दिव्य निवास के बगीचे में रोपण के लिए बहुत उपयुक्त होगा। प्रणाली, उस नीले कमल को रखो और बाकी चीजें परम औषधि आत्मा को दे दो। अध्याय 115 तानाशाह, सचमुच तानाशाह अग्निकुल प्रांगण। वृद्धदेव, क्या यह वही दिव्य अग्नि है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आदित्य चौंक गया जब उसने वृद्धदेव के हाथ से निकलती सफेद लौ को देखा और उसके भीतर की विशाल शक्ति को महसूस किया। हाँ, यह एक दिव्य अग्नि है। वृद्धदेव ने गर्व से अपना सिर उठाया। आदित्य की अभिव्यक्ति देखकर वृद्धदेव को बहुत संतोष हुआ। जब से वह जागा था, वृद्धदेव को हर बार आदित्य के साथ संवाद करते समय एक झटका लगा था। उसने उसे कृष्ण श्रेणी की शक्ति कला अष्टवेग प्रहार सिखाने की कोशिश की, केवल ये पता लगाने के लिए कि लड़के के भाई ने उसे पहले ही यह सिखा दिया था। उसने उसे आधार स्थापना दिव्य रस को परिष्कृत करना सिखाने की कोशिश की, लेकिन भाई ने वह भी पहले ही सिखा दिया था। उसने उसे औषधीय जड़ी बूटियों को पहचानने, इकट्ठा करने और संग्रहित करने का तरीका सिखाने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से वह भी सिखाया जा चुका था। वृद्धदेव ने उस तथाकथित भाई को देखा था। वह केवल एक द्वितीय श्रेणी का औषध साधक था। हालांकि वृद्धदेव ने खुद को एक साधारण द्वितीय श्रेणी के औषध साधक के हाथों बार बार असफलता का सामना करते पाया। अब दिव्य अग्नि को छोड़ने के बाद वृद्धदेव ने अंततः अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। यह एक दिव्य अग्नि है। वृद्धदेव हंसा और आदित्य से दिखावटी रूप से कहा, एक औषध साधक के रूप में एक दिव्य अग्नि एक खजाना है जिसका कोई सपना देखता है, लेकिन दिव्य अग्नियां अत्यंत दुर्लभ हैं। कोई भी औषध साधक जो एक प्राप्त कर सकता है, निस्संदेह अपने साथियों के बीच एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व है। इस बिंदु पर वृद्धदेव आदित्य की ओर देखने के लिए मुड़ा। छोटे बच्चे, एक दिव्य अग्नि प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। ये कुछ ऐसा है जिसका सामना केवल भाग्य से हो सकता है, खोजा नहीं जा सकता। चचेरे भाई आदित्य। तभी दरवाजे के बाहर से एक पुकार सुनाई दी। भाई करण, तुम वापस आ गए। बाहर की परिचित आवाज सुनकर आदित्य सुखद आश्चर्य से उछल पड़ा। ये सुनकर कि करण फिर से वापस आ गया है, वृद्धदेव को फिर से चिढ़ का एक और दौर महसूस हुआ। एक ठंडी फुफकार के साथ वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और आदित्य के हाथ की अंगूठी में वापस लौट आया।
भाई करण, आदित्य ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला। करण का कमरे में स्वागत किया। चचेरे भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर आया है। जैसे ही वो अंदर आया, करण ने आदित्य से उत्सुकता से कहा, चचेरे भाई, तुम्हारी साधना पहले से ही शक्ति साधक स्तर पर है ना? तुम एक औषध साधक बनने वाले हो, है ना? यह उपहार तुम्हारे लिए एकदम सही है। क्या उपहार? करण के शब्द सुनते ही आदित्य तुरंत प्रसन्न हो गया। धत, वह संभवतः किस तरह का उपहार ला सकता है? अधिक से अधिक, ये सिर्फ कुछ सामान्य औषधीय जड़ी बूटियां हैं। क्या वो वास्तव में एक दिव्य अग्नि ला सकता है? वृद्धदेव ने आदित्य के मन में चिढ़कर बड़बड़ाया, चचेरे भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक दिव्य अग्नि ढूंढी है। एक बार जब तुम एक औषध साधक बन जाओगे तो ये दिव्य अग्नि तुम्हारी बहुत मदद करेगी। जैसे ही करण ने बात की, उसने हाथ बढ़ाकर अपनी अंगूठी को छुआ और उसके हाथ में हथेली के आकार का एक कांस्य का बक्सा दिखाई दिया। एक दिव्य अग्नि। आदित्य की भौहें तन गईं। वो अभी अभी वृद्धदेव से दिव्य अग्नियों के बारे में बात कर रहा था और अब एक उसके दरवाजे पर पहुंचाया जा रहा था। ये वास्तव में बहुत अधिक सहयोग था। हाँ, एक दिव्य अग्नि, एक बक्से में पैक एक दिव्य अग्नि। आदित्य के मन में वृद्धदेव की उपहासपूर्ण हंसी बिना किसी रोक टोक के गूंज उठी। यदि तुम्हारा ये चचेरा भाई तुमसे झूठ नहीं बोल रहा है तो उसे धोखा दिया गया होगा। एक दिव्य अग्नि कितनी शक्तिशाली होती है, इसे एक साधारण कांस्य के बक्से में कैसे रखा जा सकता है? सामान्यतया वृद्धदेव का निर्णय सही था, लेकिन आर्यन जैसे असामान्य व्यक्ति के हस्तक्षेप से यह दुनिया बहुत पहले ही असामान्य हो चुकी थी। आर्यन ने उस नीलकमल को अपने लिए ले लिया था, फिर महसूस किया कि करण के पास दिव्य अग्नि रखने के लिए कुछ भी नहीं था। आर्यन के पास एक टूटे हुए बौद्ध कलाकृति के कांस्य का उपयोग करने और प्रणाली से एक ऐसा खोल बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था जो दिव्य अग्नि को धारण कर सके। इस बार आर्यन सावधान था। उसने इसे केवल दिव्य अग्नि रखने तक सीमित कर दिया, बिना किसी अन्य कार्य के। हालांकि यह पहले से ही काफी भयानक था। यह नीलकमल मर्म अग्नि है। करण ने हाथ बढ़ाकर कांस्य का बक्सा खोला। एक हरी लौ उठी और पूरे कमरे का तापमान तुरंत झुलसा देने वाला गर्म हो गया। एक विशाल गर्मी की लहर उस पर दौड़ी और आदित्य को सांस लेने से पहले कई कदम पीछे हटना पड़ा। मेरी क्षमायाचना। करण ने जल्दी से बक्सा बंद कर दिया, विशाल गर्मी की लहर को छिपा दिया। करण ने आदित्य से क्षमाप्रार्थी रूप से मुस्कुराया, हे, तुम्हारी वर्तमान साधना अभी तक दिव्य अग्नि की गर्मी को सहन नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, एक बार जब तुम्हारी साधना बढ़ जाएगी तो तुम इस दिव्य अग्नि के साथ एकीकरण कर पाओगे। इसके साथ करण ने हाथ बढ़ाकर कांस्य का बक्सा आदित्य को सौंप दिया। धन्यवाद भाई करण। आदित्य अविश्वसनीय रूप से आभारी था। ये चचेरा भाई वास्तव में उसके लिए बहुत अच्छा था। वो दिव्य अग्नि जैसी चीज भी इतनी लापरवाही से दे सकता था। आदित्य पहले से ही निश्चित था कि उसके हाथ में जो बक्सा था उसके अंदर वास्तव में एक दिव्य अग्नि थी, क्योंकि उसके सिर में आवाज एक घबराहट में चिल्ला रही थी, यह असंभव है। यह वास्तव में नीलकमल मर्म अग्नि है। यह वास्तव में एक दिव्य अग्नि है। ये कैसे संभव है? वास्तव में, जबकि नीलकमल मर्म अग्नि एक अच्छी चीज थी, ये करण के लिए पूरी तरह से बेकार थी। आर्यन द्वारा एक वज्र रक्षक के रास्ते पर मूव बनाए जाने के बाद करण ने अग्नि मंत्र का अभ्यास नहीं किया था, जो दिव्य अग्नियों को अवशोषित करने के लिए साधना तकनीक थी। इस तथ्य के साथ कि उसके पास पहले से ही अधिक शक्तिशाली सच्ची सूर्य अग्नि थी, नीलकमल मर्म अग्नि उसके लिए अर्थहीन थी। आर्यन द्वारा नीलकमल मर्म अग्नि का विश्लेषण समाप्त करने के बाद वो भी उसी तरह से उदासीन था। तो यह असाधारण रूप से कीमती खजाना अब कुछ ऐसा बन गया था जिसे कोई दो बार नहीं देखता था। ये जानते हुए कि प्राचीन सम्राट के रत्न का मामला परिवार के लिए एक संकट लाएगा, करण परिवार की शक्ति को मजबूत करने के लिए हर संभव तरीके से कोशिश कर रहा था। यह नीलकमल मर्म अग्नि स्वाभाविक रूप से आदित्य को दी गई थी, जो दिव्य अग्नियों का उपयोग करने के लिए उपयुक्त था। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, हम भाई हैं। करण ने एक हार्दिक हंसी दी और आदित्य के कंधे पर थपथपाया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। चचेरे भाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और है। ये हमारे अग्निकुल की उत्पत्ति से संबंधित है। तुम्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। समझ गया। करण की बहुत गंभीर अभिव्यक्ति देखकर आदित्य ने भी गंभीरता से सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। हमारा अग्निकुल 8 प्राचीन कुलों में से एक है। हमारे पास कभी शक्ति महाराज रक्तवंश था। 8 प्राचीन कुल, शक्ति महाराज रक्तवंश। करण के समाप्त होने से पहले आदित्य के सिर में आवाज अचानक पूर्ण आतंक की चीख में फूट पड़ी। ये चीख सुनकर आदित्य की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। यद्यपि अंगूठी में बूढ़ा आदमी थोड़ा पुराना महसूस होता था, उसका ज्ञान और अनुभव असाधारण था। उसके इस तरह से डरने के लिए 8 प्राचीन कुल और शक्ति महाराज रक्तवंश असाधारण होने चाहिए। चचेरे भाई, इस यात्रा के दौरान मैं भाग्यशाली था कि मुझे पूर्वज की विरासत मिली। मैं अब पूर्वज की विरासत और शक्ति महाराज रक्तवंश तुम्हें सौंप दूंगा। परम औषधि आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए करण ने एक उंगली बढ़ाकर आदित्य के माथे पर थपथपाया। आकाश अग्नि त्रिविध परिवर्तन को आदित्य के मन में प्रसारित किया। काफी देर बाद आदित्य ने अपना सिर हिलाया और स्पष्टता प्राप्त की। अपने मन में प्रकट हुई गहन गुप्त तकनीक को देखकर आदित्य चौंक गया और प्रसन्न हुआ। तैयार हो जाओ, मैं अब तुम्हें शक्ति महाराज रक्तवंश सौंपने जा रहा हूँ। शक्ति महाराज रक्तवंश नीलकमल मर्म अग्नि की तरह था। आर्यन द्वारा इसका विश्लेषण करने के बाद उसने इसे अपने जन्मजात दिव्य देह साधना भ्रूण से बहुत कम पाया, इसलिए उसने रुचि खो दी। दिव्य समाधि में शिवम का पूरा रक्तकुंड शक्ति महाराज रक्तवंश से भरा था। करण द्वारा स्वयं शक्ति महाराज रक्तवंश प्राप्त करने के बाद कुंड में अभी भी रक्तवंश शक्ति शेष थी।
परिवार की शक्ति को मजबूत करने और संभावित संकटों से निपटने के लिए करण ने इस चचेरे भाई को शक्ति महाराज रक्तवंश दिया, जिसके साथ उसके अच्छे संबंध थे और जिसके पास असाधारण प्रतिभा थी। परम औषधि आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए करण ने आदित्य पर अपना हाथ लहराया और एक मोटी रक्त धुंध ने उसे ढक लिया। विशाल रक्तवंश शक्ति तुरंत आदित्य के शरीर में घुस गई और तीव्र दर्द के कारण उसने एक दुखद चीख निकाली। सौभाग्य से परम औषधि आत्मा तैयार था। जैसे ही आवाज निकली उसे एक प्रकाश अवरोधक द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। थोड़ी देर बाद रक्त धुंध छट गई और आदित्य का पूरा शरीर एक शानदार प्रकाश विकीर्ण कर रहा था, क्योंकि वो कमरे में ऊंचा खड़ा था। क्या ये शक्ति महाराज रक्तवंश है? अपने भीतर विशाल और राजसी रक्तवंश शक्ति को महसूस करते हुए आदित्य खुशी से झूम उठा। वृद्ध देव, मेरे चचेरे भाई द्वारा लाए गए उपहार कैसे हैं? आदित्य ने अपने मन में वृद्ध देव को छेड़ा। वृद्ध देव निशब्द था और केवल अपने दिल में दहाड़ सकता था, दफा हो जाओ, मैं तो अमीर कमीनों से बात नहीं कर रहा हूँ। अध्याय 116 हरी आंखें और 3 फूल वज्र ध्वनि असुरों को वश में करती है। अगली सुबह करण फिर से निकल पड़ा। परिवार को मजबूत करने के लिए करण ने अपना दिमाग खपाया था, यहाँ तक कि दिव्य अग्नि और शक्ति महाराज रक्तवंश भी उपहार में दे दिए, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। कम समय में शक्ति बढ़ाना लगभग असंभव था, इसलिए एक सहयोगी ढूंढना आवश्यक हो गया। परम औषधि आत्मा के कहने पर करण ने मेडुसा के बारे में सोचा। शहर के बाहर उसने अपने ऊर्जा पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया, सीधे थार मरुस्थल में सर्प जनजाति की बस्तियों की ओर। शक्ति अधिपति में पदोन्नत होने के बाद करण अंततः ऊर्जा के पंखों पर उड़ सकता था। 2 पैरों पर चलने के दिन खत्म हो गए थे। आधे दिन से भी कम समय में वह दैत्य पर्वत श्रृंखला को पार कर थार मरुस्थल पहुंच गया। रास्ते भर वो मानव भाड़े के सैनिकों और सर्प योद्धाओं से लड़ते हुए मिलता रहा। पहले तो उसने हस्तक्षेप किया और कई लड़ाइयां रुकवाई, लेकिन जब उसने देखा कि उसके जाने के तुरंत बाद दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए तो उसने हस्तक्षेप करने में सारी रुचि खो दी। गुरुजी, इंसान और सर्प लोग शांति से क्यों नहीं रह सकते? करण को लगा कि इस अंतहीन हत्या से आपसी रक्तपात के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वे नहीं रह सकते, कम से कम यहाँ तो नहीं, क्यों? परम औषधि आत्मा के उत्तर ने उसे चौंका दिया। वह बस यह नहीं देख पा रहा था कि सह अस्तित्व क्यों असंभव था। अस्तित्व सिर्फ जीवित रहने के लिए। परम औषधि आत्मा ने आह भरी। ये रेगिस्तान है। मानव जाति और सर्पों दोनों को पानी और भोजन की आवश्यकता है, और यहाँ ये दोनों सबसे कम है। तो ये बात है। जैसे ही उसने वे शब्द सुने करण समझ गया। थार मरुस्थल में दोनों लोग एक ही नखलिस्तान के लिए लड़ते थे। संघर्ष अपरिहार्य था। गुरुजी, इस तरह का एक झुलसा देने वाला शुष्क स्थान सर्पों के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए, है ना? सही। परम औषधि आत्मा ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। जब तुम मेडुसा से गठबंधन के लिए पूछो तो उनके लिए उपयुक्त मातृभूमि को अपने सौदेबाजी के चिप के रूप में उपयोग करो। क्षेत्र? गुरुजी, आप मजाक कर रहे होंगे। जमीन के हर टुकड़े का पहले से ही एक मालिक है, कोई बचा कहाँ हो सकता है? इस टिप्पणी ने करण को स्पष्ट रूप से स्तब्ध कर दिया। काला कोना क्षेत्र विशाल, अराजक, मालिक रहित, उपजाऊ और जलवायु में हल्का। परम औषधि आत्मा हंसा। वहां लड़ने से बाहरी लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। तुम और मेडुसा निरंतर युद्ध के माध्यम से एक क्षेत्र बना सकते हो, खुद को तेज कर सकते हो और एक ठोस गढ़ जीत सकते हो। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। करण के दिल में उत्साह बढ़ गया। यदि वह मेडुसा के साथ गठबंधन कर सकता और जैसा कि उसके गुरु ने कहा काला कोना क्षेत्र में क्षेत्र पर कब्जा कर सकता, तो वह एक कट्टर सहयोगी बन जाएगी। इस प्रकार अग्निकुल को एक और भागने का रास्ता मिल जाएगा। संकट में वे मेडुसा के क्षेत्र में पीछे हट सकते थे और उसकी ताकत उधार ले सकते थे। बहुत अधिक स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ सकते थे। बहुत बढ़िया, तो ऐसा ही हो। अपना मन बना लेने के बाद करण अपने ऊर्जा पंखों पर आकाश में तेजी से उड़ा, सीधे मेडुसा की राजधानी की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद एक विशाल रेगिस्तानी नखलिस्तान दिखाई दिया और उसके भीतर एक विशाल अद्वितीय शहर था। इंसान, तुमने सर्प राजधानी में प्रवेश करने की हिम्मत की मौत की तलाश में। जैसे ही वो उतरने की तैयारी कर रहा था, एक गगनभेदी गर्जना हुई और एक विशाल काली सर्प छाया ऊपर उठी, जबड़े खोले, उसे निगलने के लिए झपटी। कोई बात नहीं, सीधे हमला। करण के मन में निराशा कौंध गई। वह लड़ने नहीं आया था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। पर्वत विस्थापन हस्त। कोई विकल्प न बचने पर उसने तकनीक का नाम चिल्लाया, मुद्राएं बनाई और पर्वत हिलाने वाली शक्ति से धकेल दिया। शक्ति ऊर्जा भड़क उठी। उसके हाथों में एक प्रेत शिखर प्रकट हुआ और विशाल सर्प सिर से टकराया। धड़ाम! एक विशाल झटके ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। यद्यपि केवल एक शक्ति अधिपति, करण ने एक बार शिखर शक्ति सम्राट मेडुसा से बिना पीछे हटे लड़ाई लड़ी थी। अब पीछे हटते हुए भी उसने आसानी से इस समान रैंक वाले सर्प विशेषज्ञ को संभाल लिया। प्रभाव के तहत काली सर्प छाया बिखर गई। सर्प शक्ति अधिपति ने कराहते हुए पीछे की ओर गोली मारी और राजधानी की महान दीवार पर जा गिरा। शापित इंसान, हमारी राजधानी में कहर बरपा रहा है। और भी गर्जनाएं गूंजी। कई आकृतियां हवा में लकीर खींचती हुई दीवार के ऊपर उतरी। कृपया अपने हमले रोके, मैं मिलने आया हूँ। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, दीवार पर 5 शक्ति अधिपति विशेषज्ञों ने एक अजीब व्यूह बनाया। उनकी ऊर्जा आभाएं विलीन हो गईं। पंच सर्प विशैला संसार चक्र। पांचों ने एक साथ चिल्लाया, मुद्राएं बनाई और एक विशाल ऊर्जा स्तंभ आकाश की ओर चला गया। फुफकार। स्तंभ के भीतर एक गगनभेदी फुफकार गूंजी जब एक विशाल हरा अजगर ऊपर की ओर कुंडली मारकर चढ़ा। उसकी आभा ने रेगिस्तान को हिला दिया, रेत को घुमा दिया। नरक और धिक्कार, करण ने बड़बड़ाया इस तमाशे से निराश होकर।
पंच सर्प विशैला संसार चक्र में विनाशकारी शक्ति थी। इसे गंभीरता से न लेने का मतलब गंभीर चोट हो सकता था, फिर भी पूरी ताकत से जाने पर मौत हो सकती थी, उसके उद्देश्य को पराजित कर सकता था। लड़के, मैंने तुम्हें हरित त्रिपुष्प नेत्र किस लिए दिया था? परम औषधि आत्मा ने फुफकारा। बेशक। खुश होकर करण ने नई क्षमता को याद किया। लड़ाई की गर्मी में वह इसे भूल गया था। अपने गुरु के अनुस्मारक के साथ आत्मविश्वास लौट आया। वज्र ध्वनि असुर दमन मंत्र को हरित त्रिपुष्प नेत्र के साथ मिलाकर और भी बेहतर प्रभाव के लिए उपयोग करो। परम औषधि आत्मा ने जोड़ा। शिष्य समझ गया। करण ने सिर हिलाया, अपना सिर पीछे फेंका और दहाड़ा। तोड़ो। एक गगनभेदी विस्फोट हुआ। लुढ़कती गड़गड़ाहट ने रेत को हिला दिया। विशाल शक्ति 5 सदस्यीय व्यूह की ओर बढ़ी। साथ ही करण की आंखों में 3 गहरे सुनहरे प्रतीक भड़क उठे और अदृश्य लहरें गड़गड़ाहट के बाद गठन की ओर बढ़ीं। वज्र ध्वनि मंत्र की आत्मा हिलाने वाली शक्ति ने प्रहार किया। 5 सर्प शक्ति अधिपति कांप उठे। उनकी हस्त मुद्राएं लड़खड़ा गईं। व्यू टूट गया। स्तंभ फट गया। महान सर्प छाया धुएं की तरह बिखर गई। एक अंधे की लहर फिर से बह गई। 5 सर्प शक्ति अधिपति, जिनकी दिव्य आत्माएं पहले से ही हिल चुकी थीं, ने अपनी इच्छा को डगमगाते हुए और अधीन होने के लिए एक बेहोश आवेग महसूस किया। समस्या हल हो गई। करण ने सांस छोड़ी, हरित त्रिपुष्प नेत्र की शक्ति से प्रभावित होकर। लड़ाई खत्म होने के बाद उसने शहर की ओर पुकारा, मैं करण हूँ, रानी मेड्यूसा से मिलने आया हूँ, तुरंत खबर भेजो। मैं पहले से ही यहाँ हूँ। उसके सामने इंद्रधनुषी धुंध घूमी और मेड्यूसा की आकर्षक आकृति प्रकट हुई। मुझे खुशी है कि तुम आए। मेड्यूसा के चेहरे पर एक दीप्तिमान मुस्कान खिल गई। अध्याय 117 गठबंधन के लिए। महारानी, इस बार मुझे आपसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है। मेड्यूसा के पीछे शाही शहर में पहुंचकर दोनों एक हॉल में बैठ गए और करण ने सीधे अपने आने का उद्देश्य बताया। सर्प मानव कई वर्षों से थार मरुस्थल में रह रहे हैं, लेकिन यह स्थान, चाहे जलवायु, पर्यावरण या संसाधनों के मामले में हो, सर्प मानवों के अस्तित्व और विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। करण ने मेड्यूसा की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मेरा मानना है कि काला कोना क्षेत्र एक अच्छी जगह है। वहाँ की जलवायु और संसाधन दोनों ही बहुत उपयुक्त हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक अराजक स्थान है। हम कितनी भी बड़ी उथल पुथल करें, किसी को कोई परवाह नहीं होगी। इसलिए इस यात्रा का मेरा उद्देश्य सर्प मानवों के साथ गठबंधन करना है। हम मिलकर काला कोना क्षेत्र को जीतेंगे और एक विशाल क्षेत्र पर दावा करेंगे। करण ने बड़े उत्साह से बात की, लेकिन जबकि मेड्यूसा के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, उसकी आंखों में खुशी धीरे धीरे कम हो गई। क्या तुम मुझे सिर्फ यही बताने आए थे? मेड्यूसा करण पर मुस्कुराई, चाय की केतली के लिए पहुंची, उसे एक कप चाय पिलाई और एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसे देखा। मैं महारानी से इस मामले पर चर्चा करने आया था। करण ने सिर हिलाया। इसी क्षण परम औषधि आत्मा की तेज चीख अचानक उसके दिमाग में गूंजी। लड़के, अगर तुम मेड्यूसा के साथ गठबंधन करना चाहते हो तो वही कहो जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। कहो कि तुम सर्प मानव राज्य के खूबसूरत नज़ारे देखने आए हो। नज़ारे? यहाँ क्या नज़ारे हैं? करण एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे परम औषधि आत्मा के शब्द थोड़े अविश्वसनीय लगे। एक बड़े नखलिस्तान के अलावा सर्प मानवों का क्षेत्र सब पीली रेत और गोभी मरुस्थल था। देखने के लिए क्या नज़ारे थे? क्या तुम अभी भी गठबंधन करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? परम औषधि आत्मा ने करण पर दहाड़ा। ठीक है, ठीक है। करण के पास परम औषधि आत्मा के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने अपना पिछला बयान जारी रखा। इसके अलावा मैंने लंबे समय से सर्प मानव राज्य के दृश्यों की भी कामना की है। इस बार मैं सर्प मानव राज्य के खूबसूरत नज़ारे भी देखना चाहता हूँ। खूबसूरत नज़ारे? रानी मेड्यूसा की मुस्कान एक फूल की तरह खिल गई। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी लाली आ गई। खूबसूरत नज़ारे? सर्प मानवों की जनजाति एक जंगल थी। कुछ नखलिस्तानों के अलावा ये सब पीली रेत थी। कोई नज़ारे कहाँ थे? फिर वास्तव में खूबसूरत नज़ारे? केवल मेड्यूसा ने गुप्त रूप से करण पर एक नज़र डाली। उसका चेहरा अचानक थोड़ा शर्मीला हो गया। महारानी, मेरे गठबंधन के प्रस्ताव के बारे में आपका क्या विचार है? करण ने देखा कि जब उसने खूबसूरत नज़ारे का उल्लेख किया तो मेड्यूसा चमकीली और खुशी से मुस्कुराई, लेकिन लगता है कि वह उसके द्वारा प्रस्तावित गठबंधन को भूल गई थी। इसलिए उसने जल्दी से पूछा, गठबंधन? अभी अभी उत्पन्न हुआ सूक्ष्म अस्पष्ट वातावरण करण के शब्दों से पूरी तरह नष्ट हो गया। मेड्यूसा ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाई, गुप्त रूप से नाराज हुई। सच में? उसने अचानक ये क्यों उठाया? तुम्हारा पिछला प्रस्ताव अच्छा है। एक गठबंधन स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। अब जब वे गंभीर मामलों पर चर्चा कर रहे थे, मेड्यूसा भी गंभीर हो गई। मैंने पहले काला कोना क्षेत्र के बारे में पूछताछ की है और यह वास्तव में एक अच्छी जगह है। हालांकि पूरी जनजाति का प्रवास कोई छोटी बात नहीं है। हमें पहले इसकी छानबीन करनी होगी। महारानी के विचार बहुत गहन हैं। करण ने अपना चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और सिर हिलाया। मैं छानबीन में योगदान दूंगा और आपको बस मेरे साथ जाने के लिए कुछ लोगों की व्यवस्था करनी है। किसी और की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद जाऊंगी। मेड्यूसा करण पर मुस्कुराई। पूरी जनजाति का प्रवास और निरंतर लड़ाइयों का सामना करना, मुझे दूसरों के जाने पर चैन नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। यह अच्छा रहेगा। करण ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि मेड्यूसा ने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया और खुद छानबीन करने के लिए भी गई। इस तरह अग्निकुल और सर्प मानवों के बीच गठबंधन पहले ही हो चुका था। जब तक भविष्य में उनके हित और अधिक निकटता से जुड़ते जाएंगे, वे निस्संदेह एक विश्वसनीय सहयोगी होंगे।
इसके बाद एक संक्षिप्त बातचीत के बाद मेड्यूसा करण को सर्प मानव जनजाति के दौरे पर ले गई, क्योंकि उसने कहा था कि वह नज़ारे देखने आया है। करण स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सकता था। फिर दोनों सर्प मानवों के विभिन्न आवासों में एक जोड़ी के रूप में दिखाई दिए। पूरे 7 दिन बीत चुके थे। ये रक्तशल्क सर्प फल है। रक्तशल्क जनजाति के लिए अद्वितीय एक स्वादिष्ट व्यंजन। एक छोटे से नखलिस्तान में एक धारा के किनारे मेड्यूसा ने एक गहरा लाल फल तोड़ा, उसे करण को दिया और कहा, यहाँ इसे चखो। धन्यवाद। करण मुस्कुराया, मेड्यूसा के हाथ से गहरा लाल फल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां मेड्यूसा के नरम हड्डी रहित हाथ को छू गईं, जिससे करण के दिल में एक हल्की सी लहर उठी। कुछ दिन एक साथ बिताने के बाद मेड्यूसा की कोमलता और सुंदरता ने करण पर गहरा प्रभाव छोड़ा। ठीक है, कोमलता, परम औषधि आत्मा ने तिरस्कार व्यक्त किया, वह केवल तुम्हारे साथ कोमल है। रानी मेड्यूसा की भयंकर प्रतिष्ठा, उसका ठंडा अहंकार, निर्णायक कार्य और क्रूर तरीके, तुम ही एकमात्र हो जिसने उनके बारे में नहीं सुना है ना? तुम ही एकमात्र हो जिसने उन्हें नहीं देखा है ना? अच्छे समय हमेशा बहुत जल्दी बीत जाते हैं। जल्द ही दोनों एक साथ मेड्यूसा के शाही शहर लौट आए। पिछले कुछ दिनों में मैंने सभी 12 दिव्य सर्प जनजातियों का दौरा किया है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हम अब काला कोना क्षेत्र के लिए निकल सकते हैं। शाही शहर में वापस मेड्यूसा द्वारा कुछ जनजातीय मामलों से निपटने के बाद वह फिर से करण के सामने प्रकट हुई। इस क्षण मेड्यूसा बहुत सादे ढंग से तैयार थी। उसने अब अपना प्रतिष्ठित दिव्य सर्प मुकुट नहीं पहना था, कोई अलंकृत आभूषण नहीं और कोई कुलीन और शानदार रंगीन स्कर्ट नहीं। उसने केवल एक सादी सफेद लंबी पोशाक पहनी हुई थी, जो ऐसी लग रही थी जैसे वह एक साधारण मानव महिला से अलग नहीं थी, सिवाय अपनी उत्तम सुंदरता के। सप्तरंगी आकाश निगलने वाले अजगर में विकसित होने के बाद मेड्यूसा ने 16 या 17 साल की लड़की का रूप ले लिया था। करण के साथ खड़ी एक आकर्षक और भव्य थी, जबकि दूसरी कोमल, सुंदर और पानी से निकलने वाले कमल की तरह सुंदर थी, एक आदर्श जोड़ी। शाही शहर छोड़कर दोनों अपने शक्ति ऊर्जा पंखों पर चढ़े और तेजी से आगे बढ़े। जल्द ही दोनों पाषाण मरुनगर पहुंचे। चूंकि मेड्यूसा के साथ एक गठबंधन हो गया था, अग्निकुल भाइयों के भाड़े के समूह को यह खबर जाननी थी ताकि भविष्य में सर्प मानवों के साथ संघर्ष से बचा जा सके। करण, तुम वापस आ गए। भाड़े के समूह के हॉल में देव और ललित भाड़े के समूह का विस्तार कैसे करें, इस पर चर्चा कर रहे थे। तभी करण मेड्यूसा के साथ अंदर आया। मेरे 2 कुल बंधु। करण ने दोनों को नमस्कार किया, फिर मेड्यूसा का परिचय दिया। यह मेरी दोस्त है और वह सहयोगी भी जिसे मैंने पाया है। ये सर्प मानवों की रानी मेड्यूसा है। वो सर्प मानवों का प्रतिनिधित्व करती है। रानी मेड्यूसा, ये नाम सुनकर देव और ललित दोनों आश्चर्य से उछल पड़े। उनकी कुर्सियां जमीन पर गिर गईं। पीले चेहरों के साथ उन्होंने मेड्यूसा को देखा, जो करण के बगल में आकर्षक रूप से मुस्कुरा रही थी, अपनी आंखें झपका रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ संदेह है। क्या इतनी सुंदर युवा लड़की वास्तव में कुख्यात रानी मेड्यूसा हो सकती है? अगर यह सच था तो करण इस क्षण दोनों अग्निकुल भाई करण से पूरी तरह प्रभावित थे। तुम ऐसी महिला के साथ उलझने की हिम्मत करते हो? भाई, तुम वास्तव में दुर्जेय हो। भाई, तुमने गठबंधन के लिए बहुत त्याग किया है। अध्याय 118। दिल नर्म नहीं पड़ना चाहिए। मैं मेड्यूसा हूँ। मेड्यूसा ने एक कोमल मुस्कान दी और अग्निकुल के दोनों भाइयों की ओर सिर हिलाया। मेड्यूसा की सौम्य मुस्कान देखकर और उसकी मधुर मीठी आवाज सुनकर अग्निकुल के दोनों भाई कई बार कांप गए। कुख्यात क्रूर रानी मेड्यूसा इतनी कोमल कैसे हो सकती है? कृपया हमें इस तरह डराओ मत। दोनों भाइयों ने करण की ओर देखा। उन्हें लगा कि उनका यह भाई सच में एक विशाल पर्वत की तरह है, जिसकी ओर केवल सम्मान से देखा जा सकता है। रानी मेड्यूसा आपके सामने इतनी विनम्र है। आपके तरीके वाकई प्रभावशाली हैं। इसके बाद की चर्चा बहुत सहजता से हुई। अग्निकुल के दोनों भाई मेड्यूसा से बहुत भयभीत लग रहे थे। गठबंधन की खबर सुनते ही वे तुरंत खुशी खुशी सहमत हो गए। मेड्यूसा ने अपने अधीनस्थों को अग्निकुल के भाइयों से मिलने के लिए बुलाया, गठबंधन का मुख्य सार स्थापित किया और फिर उन्हें विवरणों पर खुद चर्चा करने दिया। बाकी मामले काफी उबाऊ थे, लेकिन मेड्यूसा या करण को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों ने पाषाण मरुनगर छोड़ा और काला कोना क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। अपने ऊर्जा पंखों से प्रकाश की लंबी लकीरें खींचते हुए करण और मेड्यूसा हवा में उड़ते रहे। मगध साम्राज्य की सीमा चौकियों को पार किया, कई छोटे देशों से गुजरे, जब तक कि उनकी आंखों के सामने एक विशाल काला मैदान नहीं आ गया। यह महाकृष्ण मैदान है। अपने सामने विशाल काली धरती को देखकर करण ने अपना सिर घुमाया और मेड्यूसा को देखकर मुस्कुराया। यहाँ से हम काला कोना क्षेत्र की सीमाओं के भीतर हैं। मेड्यूसा मुस्कुराई और सिर हिलाया। मैंने काला कोना क्षेत्र के बारे में सुना है, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। क्यों न हम नीचे जाकर यहाँ की स्थिति के बारे में जानें? मेरा भी यही इरादा था। करण जोर से हंसा और फिर मेड्यूसा से कहा जाता है कि यह अराजकता की भूमि है, जहाँ केवल जंगल का कानून चलता है। जब हम बाद में नीचे जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दिल नर्म नहीं कर सकती। तुम सच में उसे दिल नर्म न करने के लिए कह रहे हो? परम औषधि आत्मा मन ही मन हंसा। तुम रानी मेड्यूसा को दिल नर्म न करने के लिए कह रहे हो? उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी दिल नर्म नहीं किया। मेड्यूसा ने एक मीठी मुस्कान दी और करण की ओर सिर हिलाया। इसके बाद दोनों ने अपने ऊर्जा पंखों को समेटा और इस काले मैदान पर उतर गए। उनके पैरों के नीचे काली धरती थी और ऊपर का आकाश भी कुछ उदास लग रहा था, जिससे महाकृष्ण मैदान बहुत अंधकार में दिख रहा था। इस प्रकार यह एक ऐसी जगह थी जहां बुराई फलती फूलती थी।
दोनों काली भूमि पर यात्रा करते रहे और जल्द ही एक छोटी खानाबदोश जनजाति से मिले। एक नदी के किनारे कई तंबू लगे हुए थे और 7-8 अधेड़ उम्र के पुरुष पानी में ताजे कटे हुए मवेशियों और भेड़ों को धो रहे थे। अरे कितनी सुंदर स्त्री है, हा, कोई खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आ गया। नदी के किनारे मौजूद अधेड़ उम्र के पुरुषों ने करण और मेड्यूसा को अपनी ओर आते देखा। विशेषकर मेड्यूसा की अद्वितीय सुंदरता को देखकर वे तुरंत आश्चर्य से चिल्ला उठे, आदमी को मार डालो, औरत को रख लो। एक जोरदार दहाड़ के साथ उन पुरुषों ने अपने हाथों में तेज चाकू लहराए और चिल्लाते हुए आगे बढ़े। ये सच में अराजकता की भूमि है। करण ने मेड्यूसा पर एक नजर डाली और असहाय होकर मुस्कुराया, तो दिल नर्म मत करना। अपनी बांह उठाकर करण ने अपनी हथेली सीधी की और आगे बढ़ते हुए उन पुरुषों की ओर वार किया। एक सीटी बजाती हुई तेज हवा ने हवा को चीर दिया और भारी प्रहार के साथ उन पर टूट पड़ी। ये पर्वत विदारक हस्त था, अग्निकुल की एक पीठ श्रेणी की शक्ति कला। यह मूल रूप से निम्न स्तरीय चालों की श्रेणी में आती थी। फिर भी इस समय जब करण ने इस हथेली का प्रयोग किया तो इसमें उतनी ही भयानक शक्ति थी। धमाका शक्तिशाली हवा का झोंका उठा और उन अधेड़ उम्र के पुरुषों को सीधे उड़ा ले गया। वे खून उगलते हुए जमीन पर जोर से गिरे और फिर कभी नहीं हिले। परम औषधि आत्मा ने अवसर का लाभ उठाते हुए अंगूठी के भीतर छोटे पैमाने पर संसाधन कोष के संसाधन पुनर्चक्रण कार्य को सक्रिय किया। इन लोगों की आत्माओं को एकत्र किया और फिर सीधे उन्हें विघटित करके काला कोना क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी निकाल ली। दुर्भाग्य से ये लोग केवल महाकृष्ण मैदान पर खानाबदोश जनजातियां थे। जो बातें वे जानते थे वे महाकृष्ण मैदान के भीतर कुछ मामलों तक ही सीमित थीं। करण, मैं तुम्हें सीधे महाकृष्ण मैदान पार करने और पहले जानकारी इकट्ठा करने के लिए कृष्णपुर जाने का सुझाव देता हूँ, फिर तुम तय कर सकते हो कि आगे कैसे बढ़ना है। एकत्रित जानकारी के आधार पर परम औषधि आत्मा ने करण को सीधा सुझाव दिया। कृष्णपुर। करण ने सिर हिलाया। वह परम औषधि आत्मा की सामान्य सर्वज्ञता को पहले से ही गहराई से समझता था और उसकी बातों से पूरी तरह सहमत था। वो बस मेड्यूसा के साथ चर्चा करके सीधे उड़कर जाने ही वाला था। हालांकि जब उसने मेड्यूसा की ओर मुड़कर देखा तो उसने पाया कि किसी समय उसने वास्तव में एक बड़े तंबू के पीछे से एक गाड़ी खींच ली थी। मुझे एक गाड़ी मिली, क्या हम गाड़ी से यात्रा करें? मेड्यूसा के उत्सुक भाव को देखकर करण केवल असहाय होकर मान सका। चलो। करण और मेड्यूसा एक साथ गाड़ी पर बैठकर उसे पूरी गति से चलाने लगे। महाकृष्ण मैदान पर कोई सड़कें नहीं थीं, हर दिशा एक सड़क थी। परम औषधि आत्मा के निर्देशन में करण ने गाड़ी को कृष्णपुर की ओर चलाया। सच तो यह है कि करण को काला कोना क्षेत्र में लाना भी आर्यन का ही विचार था। तक्षशिला विद्यापीठ काला कोना क्षेत्र के भीतर स्थित थी। तक्षशिला विद्यापीठ में महाबली रानी के नाम से जानी जाने वाली वह युवा लड़की स्वयं एक किशोर प्राचीन शून्य ड्रैगन थी जिसने मानव रूप लेने के लिए एक रूपांतरण घास खाई थी। आर्यन को जिस प्राचीन शून्य ड्रैगन रक्त की आवश्यकता थी वो उसी से प्राप्त करना था। अगर यह केवल ड्रैगन और फीनिक्स के अवशेषों पर आध्यात्मिक शक्ति की बाधा के लिए होता तो इतनी परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रणाली के लिए सीधे उस आध्यात्मिक शक्ति की बाधा को एकत्र करना मुश्किल नहीं होता। असली समस्या ये थी कि प्राचीन शून्य ड्रैगन रक्त वंश की आभा के भय के बिना करण को शायद दैत्य प्रदेश में अपना रास्ता मार काट कर बनाना पड़ता। यह न केवल एक बहुत बड़ी परेशानी होती बल्कि भयानक शक्ति वाले कुछ पुराने राक्षसों को भी आकर्षित कर सकती थी जो बहुत कष्टकारी होता। इसलिए प्राचीन शून्य ड्रैगन का रक्त प्राप्त करना सबसे उपयुक्त तरीका था। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। करण और मेड्यूसा ने गाड़ी को महाकृष्ण मैदान के पार चलाया। रास्ते में उन्होंने उन लोगों को गिरा दिया जो उन्हें लूटने के लिए रास्ता रोक रहे थे और उन लोगों को मार डाला जो पलक झपकते ही व्यापारी काफिला से डाकू बन गए थे। जिस यात्रा को आधे घंटे में उड़कर पूरा किया जा सकता था उसे पूरा करने में 3 दिन लग गए। करण बहुत असहाय था जबकि मेड्यूसा बहुत खुश थी। काले पत्थरों से बना एक विशाल शहर उनके सामने प्रकट हुआ। क्या ये कृष्णपुर है? करण और मेड्यूसा ने एक दूसरे को देखा और गाड़ी को कृष्णपुर की ओर चलाया। हाँ, क्या खूबसूरत बला है, ये युवराज उसे चाहता है। शहर के द्वार से ज्यादा दूर नहीं, सड़क के किनारे खून के रंग के चोगे पहने लोगों का एक समूह दिखाई दिया। जैसे ही करण गाड़ी लेकर गुजरा, खून के चोगे पहने एक पीले चेहरे वाले युवक ने अचानक मेड्यूसा को देख लिया जो करण के बगल में खूबसूरती से मुस्कुरा रही थी। मेड्यूसा इतनी सुंदर थी कि वह राष्ट्रों का पतन कर सकती थी। काला कोना क्षेत्र जैसी जगह में अगर वो मुसीबत को आकर्षित न करती तो अजीब होता। मारो। खून के चोगे पहने युवक की बातें सुनकर खून से सने कपड़ों वाले लोगों के समूह ने एक पल भी संकोच नहीं किया और तुरंत हमला कर दिया। खून के रंग की रोशनी की लकीरें ऊपर उठी और हवा में ही खून के रंग के विशाल पंजों में बदल गई जो गाड़ी पर बैठे करण की ओर झपटी। एक तीव्र खूनी गंध हर जगह फैल गई जिसकी बदबू से उल्टी करने का मन कर रहा था। दूर हटो। करण ने मेड्यूसा पर एक नजर डाली और असहाय होकर मुस्कुराया, तो दिल नर्म मत करना। अपनी बांह उठाकर करण ने अपनी हथेली सीधी की और आगे बढ़ते हुए उन पुरुषों की ओर वार किया। एक सीटी बजाती हुई तेज हवा ने हवा को चीर दिया और भारी प्रहार के साथ उन पर टूट पड़ी। शानदार सुनहरा प्रकाश चमका। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण शिला विदारक हस्त था, लेकिन करण की अपार शक्ति के तहत इसमें उतनी ही भयानक दिव्य शक्ति थी। धमाका। आसमान में खून की परछाइयां करण के एक थप्पड़ से सीधे चकनाचूर हो गईं और हवा के विशाल बल ने खून से सने कपड़ों वाले लोगों के समूह को उड़ा दिया। अध्याय 119 मरने के लिए जल्दी आओ। तुम्हारे पास कुछ हुनर है? खून के चोगे पहने युवक ने करण को अपने अधीनस्थ को एक ही चाल में उड़ाते हुए देखा और उसकी भयावह आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसने करण को ठंडक से देखा और कहा, बहुत बुरा हुआ कि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा ले लिया जिससे तुम्हें नहीं लेना चाहिए था।
लड़के, तुम मर गए। खून के चोगे पहने युवक ने एक कदम आगे बढ़ाया, करण को ठंडक से घूरते हुए, और उसके हाथ में एक गहरा लाल खून का प्रकाश जल उठा। मैं रक्त संघ से हूँ। शोर मत करो। करण ने दहाड़ लगाई और सीधा एक मुक्का मारा। 9 पर्वत विस्थापन हस्त में से पर्वत कंपन हस्त एक मुट्ठी है। पर्वत कंपन हस्त एक मुक्के से पहाड़ को हिला देने वाला अपार शक्ति का विस्फोट हुआ, जो पहाड़ों को नष्ट करने और चोटियों को तोड़ने में सक्षम थी। इन लोगों की साधना पद्धतियां अत्यंत दुष्ट थीं और उनके कर्म भी उतने ही दुष्ट थे। करण उनके साथ शब्द क्यों बर्बाद करता? काला कोना क्षेत्र जैसी जगह में स्थिरता बनाए रखने के लिए कोई केवल वज्र समान साधनों से दूसरों को डरा सकता है, जिससे वे आपसे उलझने से डरें। उसके सामने का समूह स्पष्ट रूप से अपना अधिकार स्थापित करने के लिए एक उत्कृष्ट लक्ष्य था। शानदार सुनहरा प्रकाश चमका और उस भव्य सुनहरे मुक्के से भारी शक्ति का विस्फोट हुआ, जो खून के चोगे पहने युवक की ओर टूट पड़ा। धमाका, एक धरती हिला देने वाली दहाड़। उस युवक के पास चीखने का भी समय नहीं था कि वह करण के मुक्के से सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। तुमने हमारे युवा संघ प्रमुख को मारने की हिम्मत की? धिक्कार है। हमारा रक्त संघ तुम्हें मारे बिना चैन से नहीं बैठेगा। हमारे संघ प्रमुख कृष्ण सूची के एक स्वामी हैं, एक शक्ति सम्राट स्तर के साधक। लड़के, तुम मर गए। करण को वास्तव में उस युवक को एक ही मुक्के में उड़ाते देख खून के चोगे पहने आकृतियों ने भयभीत चीखों की एक श्रृंखला निकाली। रक्त संघ। करण ने बचे हुए लोगों पर नजर डाली, फिर अपना मुक्का फिर से घुमाया और उसे नीचे दे मारा। पहाड़ जैसी भारी ताकत ने सीधे कई लोगों को खून की धुंध में कुचल दिया। करण, चूंकि तुमने वज्र पद्धति सीखी है, तुम्हें वज्र के मार्ग पर भी चलना चाहिए। जीवन की रक्षा के लिए मारना, कर्म को काटना, लोगों को नहीं। इसलिए पुनर्जन्म मंत्र का पाठ करो। पुनर्जन्म मंत्र। करण एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। परम औषधि आत्मा के अजीब अनुरोध के बारे में कुछ असहाय महसूस कर रहा था। ठीक है, सभी कर्म बाधाओं को दूर करो और शुद्ध भूमि में पुनर्जन्म लो। नमो अमिताभ। एक अजीब संस्कृत मंत्र गूंज उठा और करण के चारों ओर शानदार सुनहरा प्रकाश खिल गया। उसके मुंह से निकले सच्चे शब्दों के साथ करण गंभीर और दयालु लग रहा था। विशाल और दयालु प्रकाश खून से सने मैदान पर बरसा, जिसने अपनी सुनहरी चमक के भीतर सभी बुराई और गंदगी को साफ कर दिया। उन खून के चोगे पहने आकृतियों की आत्माएं सुनहरे प्रकाश से प्रकट हुई, मुस्कुराई और करण की ओर अपनी हथेलियां जोड़ी, फिर गहरे ज्ञान के भाव के साथ प्रकाश में विलीन हो गईं। बेशक वे वास्तव में शुद्ध भूमि में पुनर्जन्म नहीं ले रही थीं, बल्कि परम औषधि आत्मा के चंगुल में गिर रही थीं। परम औषधि आत्मा ने अवसर का लाभ उठाते हुए कई लोगों की आत्माओं को पुनः प्राप्त और विघटित किया, उनकी सारी जानकारी निकाल ली। यही परम औषधि आत्मा का असली उद्देश्य था। वज्र मार्ग और पुनर्जन्म मंत्र सब बकवास था। भविष्य में आत्माओं को इकट्ठा करने और जानकारी निकालने के और भी कई उदाहरण होंगे। जैसे जैसे करण की ताकत बढ़ेगी, वह जल्द ही आत्मा निकायों के अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम हो जाएगा। ऐसे कार्यों के लिए एक वैध कारण होना बेहतर था। करण के कार्यों के बारे में मेडुसा और कृष्णपुर में अन्य दर्शक दोनों कुछ हैरान थे। एक पल वो हत्या के इरादे से भरा था, अगली ही पल वो दयालु था। क्या यह मगरमच्छ के आंसू थे? करण, तुमने जिस व्यक्ति को मारा है उसकी पृष्ठभूमि काफी बड़ी है। वो रक्त संघ का युवा संघ प्रमुख है। ये रक्त संघ काला कोना क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों में से एक है, जो एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करता है और एक बहुत बड़े शहर का मालिक है। सारी जानकारी निकालने के बाद परम औषधि आत्मा ने करण को याद दिलाना शुरू कर दिया। विशाल क्षेत्र, बहुत बड़ा शहर। करण की आंखें चमक उठी और वो मेडुसा को देखने के लिए मुड़ा। ये लोग रक्त संघ नामक एक शक्ति से आए थे और ऐसा लगता है कि उनकी पृष्ठभूमि काफी बड़ी है। रक्त संघ, तो चलो उन्हें खत्म कर देते हैं। मेडुसा मुस्कुराई और सिर हिलाया, हत्यारे शब्दों को एक शांत तरीके से कहा। चूंकि हम पहले ही उनसे उलझ चुके हैं, चलो सीधे उनके दरवाजे पर चलते हैं। वैसे भी हम यहाँ एक क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने आए थे, तो चलो इस रक्त संघ से शुरू करते हैं। करण अनिर्णायक नहीं था और उसने तुरंत अपना मन बना लिया। यद्यपि परम औषधि आत्मा ने करण को रक्त संघ का स्थान बता दिया था, करण आसानी से परम औषधि आत्मा को उजागर नहीं कर सकता था। इसलिए उसने लापरवाही से सड़क के किनारे किसी को पकड़ा, रक्त संघ की दिशा पूछी, फिर अपने ऊर्जा पंखों को सक्रिय किया और प्रकाश की 2 लकीरें आकाश में चली गईं। परम औषधि आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करते हुए दोनों तेज गति से उड़े। इस समय परम औषधि आत्मा ने करण को रक्त संघ के सदस्यों की आत्माओं से निकाली गई अन्य जानकारी बताए। करण, रक्त संघ की साधना पद्धति अजीब और दुष्ट है, जो मानव रक्त को अवशोषित करने में सक्षम है। हालांकि इस भयावह साधना पद्धति के लिए तुम्हारे पास सच्ची सूर्य अग्नि है, जो उनकी प्राकृतिक दुश्मन है। ये तो बहुत अच्छा है। परम औषधि आत्मा की खबर सुनकर करण को एक और खुशी की लहर महसूस हुई। रक्त संघ आखिरकार एक बड़ी शक्ति थी और इसमें बहुत से लोग होना तय था। यद्यपि करण और मेडुसा की साधना के साथ रक्त संघ का प्रमुख, जो मात्र एक शक्ति सम्राट स्तर का साधक था, उनके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत सारे दुश्मन अभी भी एक परेशानी थे। अब ये जानकर कि सच्ची सूर्य अग्नि रक्त संघ की साधना पद्धति का प्रतिकार करती है, करण का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। चाहे कितने भी लोग आएं, वो बस उन सभी को जला देगा। दोनों तेजी से उड़े और जल्द ही एक विशाल पर्वतीय शहर उनके सामने खड़ा था। यह एक पर्वतीय शहर था। पूरा शहर एक बड़े पहाड़ पर बनाया गया था। पहाड़ के तल से इमारतों की परतें पूरे पहाड़ के चारों ओर सर्पिल रूप में थीं। घने जंगल से छिपी हुई इमारतें दृश्य से प्रकट और गायब हो रही थीं। अरे,
यहाँ का वातावरण। मेड्यूसा ने आगे पर्वतीय शहर को देखा, उसकी नाजुक भौहें उठी और उसकी आंखों में एक सुखद आश्चर्य की झलक पौंधी। यहाँ की मौलिक ऊर्जा ठंडी और नकारात्मक है, जो हमारे सर्प मानव वंश के रहने के लिए बहुत उपयुक्त है। अरे, ये तो काफी संयोग है। करण जोर से हंसा, फिर मेड्यूसा को देखने के लिए मुड़ा। तो हमारी विजय का मार्ग यहीं से शुरू होगा। अपने ऊर्जा पंखों के एक कंपन के साथ दोनों सीटी बजाते हुए पर्वतीय शहर के ऊपर उड़ गए। रक्त संघ का प्रमुख कहाँ है? जल्दी आकर मरो। करण ने अपने ऊर्जा पंख फैलाए, हवा में तैरते हुए और पर्वतीय शहर की ओर दहाड़ा। क्या हो रहा है? कोई हम पर हमला कर रहा है। इस दहाड़ के बाद पूरा पर्वतीय शहर कोलाहल में डूब गया। किस चूहे की हिम्मत हुई मेरे रक्त संघ के क्षेत्र में धृष्टता करने की? एक गुस्सैल दहाड़ पर्वतीय शहर से गूंजी और अनगिनत खूनी परछाइयां हवा में सीटी बजाती हुई निकली, जिससे शहर के ऊपर का पूरा आकाश गहरे लाल खून के कोहरे की एक परत से ढक गया। मत्ते हुए खून के कोहरे के भीतर से खून की लाल रोशनी से चमकती एक आकृति आकाश में जा पहुंची। दो विशाल खून के रंग के पंख उसके पीछे थे और मत्ता हुआ खून का कोहरा हवा में एक विशाल गहरे लाल कोहरे के रूप में प्रकट हुआ। एकमात्र शक्ति अधिपति स्तर का साधक मेरे रक्त संघ में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है। लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। रक्ताक्ष, रक्त संघ के प्रमुख ने अपनी खून सरीखी लाल आंखें उठाई, करण और मेड्यूसा पर नजर डाली, ठंडक से कहा, और उसके हाथ से एक राक्षसी खून की रोशनी फूट पड़ी। आत्मा भक्षी रक्तहस्त। खून की रोशनी आकाश में गई, एक विशाल खून के रंग की हथेली के निशान में बदल गई, जो करण और मेड्यूसा की ओर जोर से नीचे गिरी। एक तुच्छ चाल। करण के होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। राक्षसी खून के रंग की विशाल हथेली का सामना करते हुए उसने धीरे धीरे अपनी बांह उठाई और उसकी उंगलियों पर एक सुनहरा प्रकाश जल उठा। महासूर्य स्वर्ण अग्नि। भव्य महासूर्य ने स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर दिया। हवा में एक विशाल सुनहरा अग्नि कमल खिला। अध्याय अंतिम। वो इंसान नहीं है। धमाका। एक शानदार सूर्य ने स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर दिया, क्योंकि राजसी सीधी सुनहरी लपटें आगे बढ़ीं। एक विशाल सुनहरा अग्नि कमल उठा और आकाश को ढकने वाला खून का कोहरा एक पल में पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे भट्टी में बर्फ। ऊंची आग ने सीधे रक्ताक्ष, रक्त संघ के प्रमुख, को अपनी चपेट में ले लिया। आह! रक्ताक्ष ने एक तीखी चीख निकाली। उसका पूरा शरीर खून के रंग की रोशनी से ढका हुआ सुनहरी लपटों से जलकर राख हो गया और वह आग के एक विशाल स्तंभ में बदल गया। कुछ ही क्षणों में कृष्ण सूची का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, शक्ति सम्राट स्तर का रक्त संघ प्रमुख, एक ही आग से जलकर राख हो गया। संघ प्रमुख। रक्त संघ के पर्वतीय शहर के भीतर अनगिनत रक्त संघ के शिष्यों और सदस्यों ने इस दृश्य पर सदमे में चिल्लाया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। रक्त संघ का प्रमुख मर चुका है। करण ने सच्ची सूर्य अग्नि को वापस बुलाने के लिए अपना हाथ हिलाया, पर्वतीय शहर के सामने उतरा और उसमें चिल्लाया, आज से ये जगह मेरी है। जैसे ही करण ने बात की, पूरा पर्वतीय शहर शांत हो गया। भागो! एक पल बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी, क्योंकि खून के रंग की कई लकीरें सीटी बजाती हुई निकली, जो सभी दिशाओं में भाग रही थीं। उनके पीछे के ऊर्जा पंखों को देखते हुए ये सभी लोग शक्ति अधिपति साधना स्तर पर थे। उनका इरादा शायद इस अवसर का लाभ उठाकर बिखरकर भागने का था। मेड्यूसा की विलो जैसी भौहें तन गईं। उसने हल्के से अपना हाथ हिलाया और अपनी उंगलियों पर 7 रंगी बादलों के एक घुमाव के साथ उसने कई छोटी 7 रंगी सांप की परछाइयां प्रकट की, जो हवा में सीटी बजाती हुई निकली। फ फ फ छोटी रंगीन प्रकाश की सांपों ने उनके शरीरों को छेद दिया। उड़ान भर चुकी कई आकृतियों ने चीख लगाई और हवा से नीचे गिर गई, एक धड़ाम की आवाज के साथ जमीन से टकराई और हमेशा के लिए शांत हो गई। शक्ति सम्राट स्तर का संघ प्रमुख जलकर राख हो गया था और शक्ति अधिपति स्तर के कई वरिष्ठ जैसे ही भागने की कोशिश कर रहे थे, एक ही झटके में मारे गए। पूरा पर्वतीय शहर मौत की तरह शांत था। करण और मेड्यूसा की भयानक शक्ति से भयभीत होकर चुप हो गया था। काला कोना क्षेत्र जैसी अराजक जगह में एकमात्र नियम शक्ति था। इस प्रकार शक्तिशाली का सम्मान किए जाने का नियम हर किसी के दिल में गहराई से बसा हुआ था। चूंकि करण और मेड्यूसा ने सीधे तौर पर रक्त संघ के उच्च स्तरीय नेतृत्व का सफाया कर दिया था, जब वे रक्त संघ पर कब्जा करने के लिए नीचे गए तो पर्वतीय शहर के हजारों लोगों ने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। संघ के सम्मान या वफादारी जैसी कोई चीज वहां थी ही नहीं। बेशक काला कोना क्षेत्र जैसी जगह में सम्मान और वफादारी का उल्लेख करना वास्तव में थोड़ा विलासितापूर्ण था। वे मूल रूप से केवल जांच करने के लिए बाहर आए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी आसानी से एक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेंगे और एक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेंगे। इसने मेड्यूसा और करण दोनों को कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। तुरंत काला कोना क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बारे में उनके विचार और भी प्रबल हो गए। करण की ताकत, जो किसी शक्ति सम्राट से कम नहीं थी, और मेड्यूसा की शक्ति, जो उसने विकसित होने और शक्ति स्वामी स्तर पर पदोन्नत होने के बाद प्राप्त की थी, के साथ वे काला कोना क्षेत्र के इस इलाके में लगभग अजेय थे। पहली लड़ाई जीतने के साथ मेड्यूसा ने तुरंत सर्प मानव जनजाति को संदेश भेजा और मुख्य बल की एक स्थिर धारा वहां प्रवास करने लगी। इस अशांत भूमि पर एक भव्य विजय अभियान शुरू हो गया। हत्या और विजय के बीच दिन ब दिन समय बीतता गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि 2 साल कब बीत गए। 2 साल बाद काला कोना क्षेत्र में एक विशाल नई शक्ति का जन्म हुआ। मूल अनुभवी शक्तियों में रक्त संघ गायब हो गया था, कृष्ण कंकाल समाधि गायब हो गई थी और अष्टद्वार भी गायब हो गए थे। 3 विशाल शहरों और विशाल पहाड़ों और मैदानों से बना ये पूरा क्षेत्र अब पवन संघ कहलाता था। और फिर काला कोना क्षेत्र के केंद्र में खड़ी एक शीर्ष स्तरीय शक्ति के रूप में तक्षशिला विद्यापीठ अब और चुप नहीं बैठ सकती थी।
पवन संघ के उदय ने सीधे तौर पर आसपास की सभी शक्तियों को समतल कर दिया था, जिससे कालाकोना क्षेत्र में एक बड़ा झटका लगा। तक्षशिला विद्यापीठ के लिए इसे नजरअंदाज करना असंभव था, जबकि उन्हें जरूरी नहीं था कि वे कार्रवाई करें। पवन संघ से संपर्क करना और उसे समझना एक आवश्यक कदम बन गया। जब एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में एक युवा लड़की को लेकर कृष्णपुर आया और करण से मिला, तो आर्यन की योजना अंततः साकार हुई। उत्कृष्ट महाबली रानी प्रकट हो गई है। जब परम औषधि आत्मा ने आर्यन को स्थिति की सूचना दी, तो आर्यन जोर जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। पवन संघ में सर्प मानव जाति के अनगिनत सदस्य प्रकट हुए थे। एक मानवरूपी प्राचीन शून्य ड्रैगन के रूप में महाबली रानी विद्युता नाम की एक युवा लड़की के पास एक प्राकृतिक आत्मा का भय था, जो सर्प मानव जाति पर एक सहज दबाव डालता था। चूंकि तक्षशिला विद्यापीठ सीधे युद्ध शुरू किए बिना अपनी ताकत दिखाना चाहती थी, विद्युता एक बहुत उपयुक्त उम्मीदवार थी। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चल रहा था। अगला कदम एक प्राचीन शून्य ड्रैगन का खून प्राप्त करना था। एक बार जब प्राचीन शून्य ड्रैगन का खून हाथ में आ गया, तो वे दैत्य प्रदेश में गहराई तक जा सकते थे और प्राचीन अवशेषों में प्रवेश कर सकते थे। ये बूढ़ा आदमी सुश्रुत है, तक्षशिला विद्यापीठ का विनम्र वरिष्ठ आचार्य। कृष्णपुर हवेली के कक्ष में तक्षशिला विद्यापीठ के सुश्रुत करण और मेड्यूसा से मिल रहे थे। दोनों संघ प्रमुखों ने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी नींव स्थापित की है। आप वास्तव में युवा और होनहार हैं। सुश्रुत एक कुर्सी पर बैठे अपनी चाय की प्याली से एक घूंट लिया और करण और मेड्यूसा के साथ शिष्टाचार का आदान प्रदान किया। वरिष्ठ आचार्य सुश्रुत, आप हमारी अति प्रशंसा कर रहे हैं। करण मुस्कुराया। तक्षशिला विद्यापीठ पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध है। मैं लंबे समय से इसकी प्रशंसा करता रहा हूँ। इस समय मेड्यूसा ने अचानक सफेद कपड़ों वाली लड़की विद्युता को घूर कर देखा और एक ठंडा किया। उसका भाव बहुत अप्रसन्न था। क्या हो रहा है? करण ने मेड्यूसा को देखा, फिर अपनी आंखें उठाकर सफेद कपड़ों वाली लड़की को घूरने लगा और थोड़ा भौहें सिकोड़ी। तो यह इंसान नहीं है। मेड्यूसा ने ठंडक से अपनी नजर सफेद कपड़ों वाली लड़की पर डाली। आत्मा के भय से मुझे परखने की कोशिश कर रही हो। छोटी लड़की, तुम अभी भी थोड़ी कच्ची हो। तुम हो जो इंसान नहीं हो। इंसान नहीं। वाक्यांश सुनकर विद्युता तुरंत भड़क गई। वरिष्ठ आचार्य सुश्रुत द्वारा गोद लिए जाने के बाद विद्युता हमेशा तक्षशिला विद्यापीठ में रही थी। यद्यपि अपने दिल में वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी उत्पत्ति समस्याग्रस्त है, उसने हमेशा खुद को इंसान माना था। अब जब कोई उसे इंसान नहीं समझ रहा था, तो वह कैसे सहन कर सकती थी? दृष्टता। मेड्यूसा का चेहरा ठंडा पड़ गया। एक तीखी चीख के साथ वह अचानक खड़ी हो गई। विद्युता के शब्द, तुम हो जो इंसान नहीं हो, ने मेड्यूसा के दिल को भी चुभ दिया था। मेड्यूसा ने करण के साथ कई साल बिताए थे। आमतौर पर एक इंसानी लड़की के रूप में कपड़े पहनती थी और सर्प मानव जाति के कोई लक्षण नहीं दिखाती थी। वह बस नहीं चाहती थी कि करण को उसकी जाति के बारे में कोई संदेह हो, जो उनके रिश्ते की प्रगति को प्रभावित कर सकता है। अब विद्युता को ये कहते सुनकर मेड्यूसा गुस्से और रोष दोनों में थी। उसके हाथों में 7 रंगी प्रकाश उमड़ पड़ा, क्योंकि वह विद्युता पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गई। ऐसा मत करो। सुश्रुत जल्दी से उठे, विद्युता को पकड़ा और सफेद कपड़ों वाली लड़की को अपने पीछे रोक लिया। गुस्सा मत हो। करण ने हाथ बढ़ाकर मेड्यूसा का हाथ पकड़ लिया। उसने उसे गहरी नजर से देखा और थोड़ा मुस्कुराया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेड्यूसा के चेहरे पर एक लाली कौंध गई और उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। वो जितनी चतुर थी, मेड्यूसा करण का मतलब कैसे नहीं समझ सकती थी। चिंता मत करो का स्वाभाविक रूप से मतलब था कि चाहे उसकी जाति या उत्पत्ति कुछ भी हो, यह कोई समस्या नहीं थी। अचानक हुआ संघर्ष शांत हो गया और करण और सुश्रुत दोनों ने राहत की सांस ली। अगर दो शक्तियां इस तरह के एक बकवास कारण से दुश्मन बन जाती, तो यह बहुत ही हास्यास्पद होता। हालांकि करण, उस सफेद कपड़ों वाली लड़की से खून की एक बूंद ले लो। हाँ। परम औषधि आत्मा के शब्दों को सुनकर करण एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे फिर से इस तरह का काम करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऑडियो नेस्ट पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद। ऑडियो नेस्ट, जहां हर आवाज बनती है कहानी।